नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट कॉम में। मित्रों, आप सुन रहे हैं गुलशन नंदा जी द्वारा लिखित कटी पतंग उपन्यास का चौथा और अंतिम भाग। अध्याय 19। वाह, क्या सोचा है। लगता है तुम सठिया गए हो। मैं नहीं, तुम सठिया गए हो केदारनाथ। मैं तो तुम्हारे बेटे की जिंदगी बनाने की सोच रहा हूँ। जवाब नहीं तुम्हारा। एक विधवा और वह भी तुम्हारे पोते की माँ, उसे मेरे बेटे के गले मड़कर एहसान जता रहे हो। वह एक देवी है, घर की लक्ष्मी है, तो उसे अपने घर में ही सजाकर दिन रात उसकी पूजा किया करो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी देवी, ऐसी लक्ष्मी। तुम हो मोटी अकल के आदमी। मोटी अकल का हूं, तभी तो स्वस्थ हूं। तुम्हारी तरह जिंदगी की बारीकियों के बारे में सोचने लगूं तो 2 दिन में ही 4 पाई पकड़ लूं। केदारनाथ ने अपने माथे से पसीना पोंछा और क्रोध से नथने फुलाकर इधर उधर देखने लगे। जगन्नाथ को अपने मित्र के मन मस्तिष्क में फैली उत्तेजना का आभास हो गया। अतः पास पड़ी मेज से दवा की शीशी में से 2 गोलियां निकालकर उसे देते हुए बोले, लो ये गोलियां मुंह में रख लो। तुम्हारा क्रोध और मन की सारी उत्तेजना शांत हो जाएंगी। मजाक ना करो जगन्नाथ। अच्छा नहीं करूंगा, अब कहो। कहने को तुमने छोड़ा ही क्या है। सोचा था तुमसे कुछ मन की पीड़ा कहूंगा तो कुछ तसल्ली मिलेगी, संतोष होगा। संतोष चाहते हो तो बेटे का घर बसा दो। तुम घर बसाने की बात तो करते नहीं, तुम तो कमल के जीवन को दीमक लगाने की राय दे रहे हो। इतने में अंजना कमरे में आ गई। उसके हाथों में नाश्ते की ट्रे थी। केदारनाथ बात करते करते चौंक पड़े और सौंदर्य की उस जीवित प्रतिमा की ओर देखने लगे। अंजना ने ट्रे उन लोगों के सामने रख दी और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ये हैं अपने कमल के डैडी, पांव छुए इनके बेटा। अंजना ने बाबूजी का इशारा पाकर जब केदारनाथ के पांव छुए तो वे हड़बड़ा के उठ गए। उनके चेहरे से पसीने की बूंदें फूट पड़ीं। वे उसे इस तरह देखने लगे जैसे पहले भी कहीं देखा हो। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और भाई बंद भी, लाला जगन्नाथ ने आगे कहकर अपनी बात पूरी की। अंजना तस्तरी में से एक सेब उठाकर उसे छुरी से काटने लगी और फिर उसकी फांकें उनके सामने रखकर जब वह जाने लगी तो लाला जगन्नाथ ने उससे कहा, पूनम बेटा, ये चाय नहीं पीते, इनके लिए गर्म दूध भेज देना और 2-4 टुकड़े मीठे के भी। वह सिर हिलाकर चली गई। केदार बाबू ने, जो अब तक अपने मित्र की बात सुनकर क्रोध से उबल रहे थे, अंजना से नजरें हटाकर जगन्नाथ की ओर देखा। क्यों, चकरा गया दिमाग मेरी बहू देखकर? ऐसी सुशील और सुंदर लड़की। अरे, जब उसके हंसने के दिन थे तो उसे घर में घुसने नहीं दिया, और आज जब उसके जीवन में आग लग गई है तो उस पर तरस खाकर उसका बखान कर रहे हो। हाँ केदारनाथ, यह दुख मुझे दिन रात खोखला किए जा रहा है और इसलिए मैंने फिर उसकी जिंदगी में बाहर लाने का फैसला किया है। वह कैसे? केदार बाबू ने सेब का टुकड़ा चबाते चबाते रुककर पूछा। इसे तुम्हारे घर का श्रृंगार बनाकर। जब इसे घुन लग गया तो मेरे हवाले करना चाहते हो? नहीं केदार बाबू, ऐसा मत कहो। वह गंगाजल की तरह पवित्र है और चांदनी की तरह उजली है। वह मेरे पोते की माँ भी नहीं है। यह सुनते ही केदारनाथ का मुंह खुले का खुला रह गया। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका मित्र बुढ़ापे में अकल खो बैठा है। क्या बक रहे हो यार? ठीक कहता हूं केदार बाबू, यह उसके जीवन का एक गुप्त भेद है जो मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। अब तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। नहीं, यह सत्य है। मेरी पूनम मर चुकी है। यह उसकी सहेली है अंजना, जो मेरे पोते को इस घर में पहुंचाने चली आई थी। लेकिन पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं लिखा। पहले मैं भी कहाँ जानता था। यह भेद तो उसने मुझसे भी छुपाए रखा। क्यों? उसे एक सहारे की तलाश थी जहां वह अपनी जवानी को छिपाकर रख सकती थी, और इसलिए यह विधवा बनकर मेरे घर में पड़ी रही। क्या यह सब कुछ कमल भी जानता है? नहीं, वह इसे अब तक शेखर की विधवा ही समझता है और इस पर भी अपना जीवन साथी बनाने के सपने देख रहा है। लेकिन यह कौन है, कहाँ से आई है, किस खानदान की है, यह सब तो मालूम हो गया तुम्हें। बस यूं समझो कि यह एक अमूल्य मोती है जिसे मिट्टी में मिलने से बचाना होगा। लेकिन बिना कुछ जाने बूझे मैं कैसे कुछ कर सकता हूं जगन्नाथ? बहू का कहना है कि तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो, उसके खानदान को भी जानते हो। उसे जानता हूं, चकित होकर उन्होंने कहा और अपने दिमाग पर जोर देने लगे। तो क्या इसलिए उसे देखकर भौचक्का से रह गया था? कुछ याद ना आने पर बोले, लेकिन वह है कौन? तुम्हारे स्वर्गीय मित्र राजकिशन की भांजी अंजना। जगन्नाथ, वे चिल्ला उठे। राजकिशन का नाम सुनते ही उनके तन बदन में आग लग गई।
उनकी आंखों के सामने वह दृश्य घूम गया जब बड़ी मानहानि उठाकर कमल की बारात लौट आई थी, और इसके बाद वे किसी रिश्तेदार के सामने गर्दन न उठा सके। क्रोध से एक बार फिर वे जमीन से पसीने से तरबतर हो गए। उनकी जबान लड़खड़ाने लगी, आंखों में खून उतर आया और वे दांत किचकिचाकर बोले, तुम चाहते हो मैं फिर उसी खानदान में रिश्ता कर लूं जिसने मुझे कहीं का नहीं रखा? हाँ, मैं यही चाहता हूं। लेकिन क्यों? इसलिए कि भगवान को यही मंजूर है। अगर स्वयं विधाता उनके बंधन नहीं तोड़ सका तो हम कौन होते हैं? मीलों की दूरी तय करके वह हीरा फिर उसी घर का श्रृंगार बनने आ गया है। उसे अपना लो केदारनाथ। पुरानी बातें भूल जाओ। यह भूल जाओ कि वह कौन है। यह रिश्ता मेरे परिवार में हो रहा है, मेरी बहू से नहीं, मेरी बेटी से। इतने में अंजना तश्तरी में दूध का गिलास लिए आई। लाला जगन्नाथ ने झट अपने आंसू पोंछ लिए और ओठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए गिलास लेकर केदारनाथ के सामने रख दिया। केदारनाथ, जो अभी तक अपने आप में नहीं थे, गहरी नज़रों से अंजना की ओर देखने लगे, जिसे बहुत दिन पहले इन्होंने अपने इकलौते सुपुत्र के लिए चुना था। लाला जगन्नाथ ने उनकी कड़ी निगाहों को अंजना पर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, यह क्या बहू, मैंने तो केवल मीठा लाने के लिए कहा था, तुम नमकीन भी ले आई। क्या मालूम आज इन्हें क्या पसंद हो, इसलिए दोनों ले आई। अंजना, जो केदार बाबू की नज़रों से पहले ही घबरा रही थी, और भी घबरा गई और फिर बाबूजी की दवा की शीशी उनके पास रखते हुए बोली, शाम को गोलियां लेना मत भूलिएगा। तुम कहीं जा रही हो क्या? जी हाँ, मंदिर। अंजना बाहर जाने के लिए मुड़ी। केदार बाबू उसे जाते देखते रहे। जीवन में कभी ऐसा भी अवसर आएगा कि परिस्थितियां इस तरह उनका उपहास करेंगी, इस बात पर उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था। क्यों केदारनाथ, क्या फैसला किया? मेरी तो अक्ल ही काम नहीं करती, तो दूसरों की अकल से काम लो। ऐसी बहू तो इस जन्म में नहीं मिलेगी। लेकिन कमल क्या कहेगा? जिसकी कल्पना से उसे घृणा है, उसी के अस्तित्व से वह प्यार करता है। लेकिन जब उसके विश्वास को धक्का लगेगा तब? इसलिए तो कहता हूं कि उसे मेरी बेटी समझकर रिश्ता कर लो। रहस्य रहस्य ही बना रहेगा। दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगा? उनकी परवाह मत करो। ना तो वे कल तुम्हारे शोक में तुम्हारे साथ थे और ना आज वे तुम्हारी खुशियों में भागीदार बनेंगे। अंजना का क्या कहना है? कुछ नहीं, वह तो अपने आप को इस घर के लिए अर्पण कर चुकी है। उसकी खुशियों के बारे में तो हम दोनों को सोचना है। लेकिन उसने तुम्हें यह सब कुछ बताया कैसे? उसने नहीं, बल्कि उसके खत ने बताया है, जो उसने तुम्हारे बेटे के नाम लिखा है। इसके साथ ही लाला जगन्नाथ ने अंजना का वह खत केदारनाथ के सामने रख दिया। केदारनाथ उसे पढ़कर उठाकर पढ़ने लगा। खत पढ़ने के साथ ही उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। खत वापस करते हुए उन्होंने लाला जगन्नाथ से कहा, क्या कमल को इसकी जानकारी है? नहीं, यह खत उसे मिलने से पहले ही मेरे हाथ लग गया था। केदार बाबू चुप हो गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे किसी गहरी सोच में डूब गए और उसी अवस्था में मग्न दूध का गिलास उठाकर घूंट घूंट पीने लगे। जिंदगी भर कोई पुण्य का काम हमने नहीं किया केदारनाथ। केदार बाबू ने प्रश्नसूचक दृष्टि से लाला जगन्नाथ की ओर देखा। आओ यह पुण्य कमा लें, दो बिछड़ी आत्माओं का मिलन करा दें। बात तो पते की कहते हो दोस्त, लेकिन एक बात से डरता हूं। किस बात से? कहीं कमल को असलियत का पता चल गया तो फिर से इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके बारे में मैंने पहले ही सोच लिया है। क्या? यह बात मैं तुम्हें शादी की रात बताऊंगा। केदार बाबू चुप हो गए। वे जानते थे जगन्नाथ की हर बात में कोई ना कोई रहस्यमय गुर छुपा होता है। उन्होंने दूध के 2-3 लंबे लंबे घूंट भरे। जगन्नाथ ने मिठाई की तस्तरी उनके आगे बढ़ाई और बोले, लो दोस्त, इसी बात पर मुंह मीठा कर लो। केदार बाबू ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर अपने दोस्त के मुंह में दे दिया और दूसरा स्वयं खाने लगे। इतने में लाला जगन्नाथ ने देखा कि रमिया खिड़की में खड़ी उनकी ओर देख रही थी। नजरें मिलते ही वह झेंप गई और जल्दी जल्दी दालान में टंगे कपड़े समेटने लगी। लाला जगन्नाथ उसे देखकर एक पल के लिए गंभीर हो गए। उन्हें इस बात की शंका हुई कि कहीं रमिया ने उनकी बात तो नहीं सुन ली। उन्होंने पुकार कर कहा, रमिया, यहाँ क्या कर रही है? कपड़े समेट रही हूँ बाबूजी। राजीव कहाँ है? बड़े कमरे में खेल रहा है, जा पहले उसे संभाल। वह उनके कुसमय क्रोध को भांप गई और जल्दी से कपड़े समेटती हुई अंदर चली गई। लाला जगन्नाथ ने देखा कि इतने में केदार बाबू ने मिठाई की पूरी प्लेट साफ कर दी। 2 घंटे बाद जब अंजना मंदिर से लौटी तो लालाजी के मित्र महोदय जा चुके थे और लालाजी अपने कमरे में बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। अंजना ने बढ़कर उन्हें देवी का प्रसाद दिया और खिड़कियों के पर्दे गिराने लगी।
क्योंकि कमरे में हवा के तेज झोंके आ रहे थे। आपके मेहमान चले गए बाबूजी? उसने पूछा। हाँ बहू, अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। वह चुप हो गई और खिड़की से हटकर उनका बिस्तर ठीक करने लगी। सहसा लाला जगन्नाथ ने पुकारा, बहू। जी बाबूजी। आज तुम यूं उजड़ी सूरत बनाए उनके सामने आओगी, इसकी मुझे आशा नहीं थी। वैसा मैंने जानबूझकर किया था बाबूजी। वह क्यों? पहले पहल इन्होंने ही मुझे मामू के साथ हॉस्टल में देखा था। डर रही थी कि कहीं पहचान ना जाएं। वे तो पहली ही नज़र में पहचान गए थे कि तुम वही लड़की हो। उनकी यह बात सुनते ही वह धक से रह गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। बड़ी मुश्किल से वह बिस्तर की चादर ठीक कर सकी। लाला जगन्नाथ ने उसकी मानसिक दशा समझते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, मैंने बात बना दी थी। वह कैसे? जैसे भी हुआ उन्हें विश्वास दिला दिया कि उन्हें भ्रम हुआ। यह सुनकर वह चुप हो गई। एक गहरा सांस लेते हुए उसने बिस्तर पर तकिया जमाया और बोली, आप बिस्तर पर आएंगे अभी? नहीं, कुछ देर और बैठूंगा। अंजना बिस्तर संवारकर जाने लगी तो बाबूजी ने उसे रोक लिया और बोले, तुम्हारी गैर हाजिरी में हमने एक फैसला कर लिया है, एक अनोखा फैसला। क्या? वह चौंक उठी। कमल और तुम्हारे ब्याह का फैसला। यह सुनते ही सिर से पांव तक सिहर उठी और लाज से मुंह फेरकर खड़ी हो गई। उसे लगा जैसे उसके पांव वहीं फर्श में गड़ गए हों। क्या ख्याल है तुम्हारा? यह सोचना भी पाप है, किसी के मन को कुचलना भी तो पाप है। वह तो मेरा प्रायश्चित है, मेरी अग्नि परीक्षा है। नहीं, तुम नहीं जानती कि मेरे खानदान के अंतिम वारिस को घर पहुंचाकर तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने अपनी सहेली की बात पर इतना बड़ा त्याग किया है, तो मैं कैसे यह सब भूल सकता हूं? मेरा भी तो कोई कर्तव्य है। अंजना ने भीगी पलकों से बाबूजी की ओर देखा। क्षण भर रुककर वे पुनः बोले, हाँ बेटी, मैंने अपने दिल में तुम्हारी टूटी हुई उस डोर को फिर से जोड़ने का प्रण किया है। वह बंधन जिसे भगवान ना तोड़ सका, मैं उन्हें जोड़ने का वसीला बनना चाहता हूँ। अंजना की आंखों में छमछम आंसू गिरने लगे। उन्होंने इशारे से उसे पास बुलाया। वह कुछ लड़खड़ाती सी उनकी ओर बढ़ी और उनके पांव में बैठ गई। लाला जगन्नाथ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब गम के ये आंसू पोंछ डालो बेटी, तुम्हारी आराधना पूरी हो गई। बरसों पहले समय की जो डोर कट गई थी, वह अब फिर बंधने जा रही है। लेकिन वह सच्चाई तो भूल जाओ, उस सच्चाई को, उस असलियत को। मैं तुम्हें अपनी बेटी समझकर ब्याह रहा हूँ और तुम मुझे वचन दो कि जब तक मैं अपने कर्तव्य का पूर्णतः पालन ना कर लूँ, तुम यह भेद किसी को नहीं बताओगी। अंजना ने स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिला दिया और अपने आंसू पोंछती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसकी कुंवारी और गूंगी आंखों में फिर से वह चमक आ गई। उसकी अंधेरी राहों में असंख्य दिए जगमगा उठे। वह एक तरह से भागती हुई सीढ़ियां पार करके अपने कमरे में जा पहुंची। सामने कालीन पर राजीव खेल रहा था। अंजना ने लपककर उसे अपने अंक में भर लिया और उसे पागलों की तरह चूमने लगी। अकस्मात उसके पेट में वह गुदगुदी करने लगी और राजीव जोर जोर से हंसने लगा। आज से पहले उसने माँ की यह मुद्रा कभी नहीं देखी थी। अचानक रमिया को देखकर वह सकपका गई। उसने अपने ढलके आंचल को संवारा और रमिया की ओर देखने लगी, जो राजीव का दूध बनाकर लिए आ रही थी। रमिया के हाथ से दूध की बोतल लेकर उसने कहा, जा तू और काम कर, मैं पिला देती हूँ। बहुरानी, अंजना की ओर एकटक देखते हुए रमिया बोली, क्या है? पेशगी तनख्वाह के लिए आज फिर माँ का खत आया है। ओ रमिया, तेरा भी जवाब नहीं। एक बार कहा ना, वे नहीं मानेंगे। आप कहकर तो देखिए। अच्छा बाबा, जा काम कर, मैं नहीं माने तो मैं दे दूंगी। रमिया यह सुनकर खुश हो गई और नाचती हुई सी बाहर चली गई। उसने आज तक मालकिन का ऐसा मूड नहीं देखा था। वह उछलती कूदती बागीचे में चली गई और राजीव के खिलौने बटोरने लगी, जो शाम को खेलते समय वह वहीं छोड़ आया था। सहसा अंधेरे में अंगारे की चमक देखकर वह कांप उठी। थोड़ी ही दूर पर बागीचे की हद के बाहर कोई बैठा सिगरेट पी रहा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगी, जो अब ओठों की सीटी बजाकर उसे अपने पास बुला रहा था। उसके हाथों से वे खिलौने छूट गए और वह उसे पहचानने का यत्न करने लगी। जैसे ही अंधेरे में उस आदमी के दांत चमके, वह उसे पहचान गई। वह बनवारी था, जो ना जाने कब से लोहे की बाड़ का सहारा लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। रमिया ने चारों ओर नजर डाली। जब कोई दिखाई ना दिया तो वह उसकी ओर बढ़ी। उसने सिगरेट के अधजले टुकड़े को वहीं पत्थर पर मसल डाला और बोला, जानती हो, कब से तुम्हारे इंतजार में खड़ा हूं। कब से? पूरा 1 घंटा हो गया। तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ आऊंगी? यूं ही, अंदाज से। और अगर मैं ना आती तो? रात भर यूं ही खड़ा रहता।
बनवारी ने मुस्कुराकर कहा और फिर जेब से एक छोटा सा पैकेट निकालकर बोला, ये लो धानी चूड़ियाँ। अरे मैंने तो मजाक किया था। तो वह मजाक सच हो गया। बनवारी ने वह पैकेट खोलकर चूड़ियों को उंगलियों में लहराया। रम्या ने ललचाई नजरों से उस अंधेरे में उनकी चमक देखी और उन्हें बनवारी से झपट लिया और एक चूड़ी को अपनी पुतलियों के सामने नचाने लगी। देखते ही देखते धीरे धीरे वह चूड़ियाँ अपनी बाहों में उतारने लगी। तुम्हारी बहुरानी कहाँ हैं इस वक्त? अपने कमरे में बच्चे से खेल रही हैं। उसे बच्चे से बहुत प्यार है। था, लेकिन अब नहीं रहा। क्यों? उनका प्यार बढ़ गया है। वह कैसे? आजकल बच्चे से ज़्यादा वह कमल बाबू को चाहने लगी हैं। झूठ। वह भला उसे क्यों चाहने लगी? वह तो मुझसे प्यार करती है। औरत जात का क्या भरोसा बाबू। जिसने प्यार के दो बोल कहे उसी की हो गई। मुझी को लो ना, जिसका नमक खाया उसी का भेद तुम्हें देने चली आई। कोई नई खबर सुनोगे तो तन बदन में आग लग जाएगी। अरे सुना भी? इतनी बड़ी खबर और मुफ्त में कह दूं? ये चूड़ियाँ जो लाया हूँ, यह तो एक भेंट है बाबू, अपनी मर्जी से लाए हो। फिर हाथ पर कुछ रखो तो एक अनोखी खबर सुनाऊं। बनवारी ने उसकी ललचाई हुई नज़रों को ध्यान से देखा और फिर 10 का एक नोट निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। वह खुल उठी और 10 का नोट अपनी चोली में रखते हुए अपना मुंह उसके कानों के पास ले जाकर धीमी आवाज में बोली, सुना है कमल बाबू और बहुरानी का ब्याह होने वाला है। यह झूठ है। वह तिलमिला उठा। बिल्कुल सच है, मैंने अपने कानों से सुना है। डिप्टी साहब ने कमल के बाप से कहा है। एक विधवा की शादी नामुमकिन। बाबू, अगर तुम विधवा से छुप छुप कर प्यार करने आ जाते हो तो वह शादी क्यों नहीं कर सकती? तभी अंदर से किसी ने रमिया को पुकारा और वह हड़बड़ाकर उठी। हाय, मर गई। बाबूजी के दूध का वक्त हो गया। यह कहते ही वह वहां से अंदर भागी। बनवारी ने सिर उठाकर अंजना के कमरे की ओर देखा, जिसकी खिड़की पर पड़े हुए पर्दे में से रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। वह दांत पीसता हुआ बाहर चला आया। जब वह होटल के कमरे में पहुंचा तो डॉक्टर शबनम को देख रहा था। उसे पिछले 2 दिन से बड़ा तेज बुखार था। डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा कि मामूली नज़ले का बुखार है, 2-1 दिन में ठीक हो जाएगा। बनवारी ने बताया, डॉक्टर, पिछले 2 दिन से यह एक पल के लिए नहीं सोई। सोना चाहती हूँ लेकिन नींद नहीं आती डॉक्टर। शबनम ने रुक रुक कर कहा। डॉक्टर ने उसकी नब्ज़ दोबारा देखी और कागज़ के पुर्जे पर नुस्खा लिखते हुए बोला, यह नींद की दवा है। 24 घंटे में केवल 1 गोली। दूसरी गोली बिना मुझे पूछे न दी जाए। नुस्खा देकर डॉक्टर चला गया। बनवारी उस पर्ची को पकड़े उस कुर्सी पर बैठ गया जिस पर डॉक्टर बैठा था और चुपचाप शबनम के बाल सहलाने लगा। क्या बात है बनवारी? कुछ नहीं। इतने उदास क्यों हो? क्या फिर अंजू से झड़प हो गई? नहीं शिब्बू, अब तो झड़प अपने आप से हो रही है। तो क्यों नहीं वे रास्ता छोड़ देते जिस पर चलने से तुम्हारा मन तुम्हें कोसता है? यह इतना आसान नहीं है शिब्बू। यह कहकर वह अपनी जगह से उठा। सामने की अलमारी से शराब की बोतल निकाली, उसका कॉर्क हटाया और बोतल मुंह से लगाकर कुछ घूंट हलक में उड़ेल ली। फिर उसने एक तिरछी नज़र शबनम पर डाली और वह नुस्खा लिए कमरे से बाहर निकल गया। अध्याय 20। उई दैया। रसोई घर में आते ही रमिया के मुंह से एक फुसफुसी सी निकल गई। फिर उसने अपने आप को संभाला और उस अंधेरे कोने में देखने लगी जिसमें खड़े बनवारी की आंखें जंगली भेड़िए की तरह चमक रही थीं। बनवारी उसकी ओर बढ़ता हुआ बोला, क्या बात है रमिया, आज कुछ गुस्से में हो? मेम सामने डांट दिया है क्या? मेरी जूती डांट खाती है। अब की तनख्वाह ना बढ़ाई तो देख लूंगी। वह बड़बड़ाई, क्या करोगी? 10 घर और हैं, हाथ जोड़ के ले जाएंगे। उसने माथे पर झलक आए पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को आंचल से साफ किया और चूल्हे में आग तेज करती हुई बोली, चूल्हा जलाए तो रमिया, बच्चा खिलाए तो रमिया, झाड़ पोंछ करे तो रमिया, और तनख्वाह बस 40 रुपये। छी, तू क्यों दीमक लगाती है पगली अपनी जवानी को घर के कामकाज में? बनवारी की बात सुनकर वह बरबस चौंकी और उसकी भूखी निगाहों की ओर देखने लगी जो उसके जवान और गदराए बदन को छेदे डाल रही थी। उसके सूखे ओठों पर उसकी जवान नागिन के फन की तरह डोल रही थी। वह तनिक घबरा गई और उसने आंचल समेटकर अपने सीने को ढक लिया। क्रोध के कारण वह उस बनवारी को वहां देखकर यह पूछना भूल गई कि वह वहां क्यों आया था। इससे पहले कि वह यह पूछती, बनवारी उसके और निकट आ गया और जेब से एक पैकेट निकालकर रमिया की ओर बढ़ाया। यह क्या है? रमिया ने पूछा। धानी चुनरी तेरे लिए।
बनवारी ने पैकेट खोलकर चुनरी निकाली और उसे अपनी बाहों पर फैलाकर उसकी नज़रों के सामने कर दिया। रम्या अपनी घबराहट और मन में समाया क्रोध भूलकर चुनरी की बारीक धारियों को देखने लगी। सितारों से जुड़ी रेशमी चुनरी देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह उसकी मुलायम सलबटों पर उंगलियां फेरती हुई बोली, तुम यह सब क्यों करते हो मेरे लिए बनवारी? अपना दिल रखने के लिए। तुम जो इतना करती हो मेरे लिए। मैं क्या करती हूँ? उसने वह चुनरी अपने हाथों में थाम ली। इस घर में आने की इजाज़त देती हो जिससे एक नज़र तुम्हारी मालकिन को देख लेता हूँ। बनवारी, उसने चूल्हे पर दूध की पतीली रखते हुए कहा। हूँ। तुम उसे इतना प्यार करते हो लेकिन वह तुमसे इतनी घृणा क्यों करती है? तू नहीं समझेगी इस प्यार को। समाज से डरती है तेरी मालकिन। डरती तो कमल बाबू से क्यों प्रेम करती? रम्या की बात सुनते ही वह गंभीर हो गया और क्षणभर के लिए उसकी आंखों की समझ बुझ गई। इतने में अंजना की पुकार सुनाई दी। रम्या ने जल्दी से गिलास साफ करके चूल्हे के पास रखा और दूध के उबाल की ओर देखने लगी। इधर बनवारी डरकर किवाड़ के पीछे छिप गया। रम्या उसकी ओर देखकर बोली, घबराओ नहीं, वह यहाँ नहीं आएगी। क्यों? बाबूजी बीमार हैं, वह उनके पास बैठी है। क्या हुआ है उन्हें? 2 दिन पहले अचानक कुर्सी पर बैठे बैठे गिर पड़े थे। डॉक्टर कहता था कि दिल का दौरा पड़ा था। अब क्या हाल है? बिस्तर पर पड़े पड़े आराम कर रहे हैं। तभी तो काम बढ़ गया है। अभी बच्चे को सुला के आई हूँ और अब बुढ़े को दूध देना है। वह फिर क्रोधित हो उठी। उसने गिलास में दूध डाला और दूसरे बर्तन में बार बार उलट पुलट कर ठंडा करने लगी। उसे ऐसा करते देख बनवारी ने कहा, जवाब नहीं तुम्हारा। पहले गर्म करती हो और फिर ठंडा। यही दुनिया का दस्तूर है। यह कहते हुए वह मुड़ी और बगल वाले स्टोर रूम में चीनी लाने चली गई। बनवारी तो उसी ताक में खड़ा था। वह तुरंत किवाड़ के पीछे से निकला और जेब में से दवा की एक शीशी निकाली जिसमें 10-12 गोलियां थीं। उसने फौरन वे गोलियां दूध के गिलास में डाल दीं और खाली शीशी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। रम्या चीनी लेकर लौट आई। 1 चम्मच चीनी दूध में मिलाई और गिलास को तश्तरी में रखते हुए बोली, मैं चली तो मैं जाऊं? और करोगे भी क्या? आज वह तुम्हारे साथ बात भी नहीं करेगी। वह क्यों? कहा ना बाबूजी बीमार हैं। कोई बात नहीं, कल मिल लूँगा। यह कहते हुए बनवारी खिड़की से कूद गया। उसका आना और इस तरह चले जाना रम्या की समझ में नहीं आया। उसने एक बार मोहभरी दृष्टि चुनरी पर डाली और दूध का गिलास लिए बाबूजी के कमरे की ओर चल पड़ी। लालाजी को दिल का दौरा पड़े आज 2 रोज हो गए थे। सीने का दिल तो संभल गया था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें उठने बैठने चलने फिरने की मनाही कर दी थी। अंजना रात दिन उनकी सेवा में जुटी रहती। सास की अनुपस्थिति के कारण उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थीं। इस बीच कमल भी वहां नहीं था। वह अपने पिताजी के साथ बरेली गया हुआ था, किसी रिश्तेदार की शादी पर। रम्या जब दूध का गिलास लिए कमरे में पहुंची तो लालाजी बिस्तर में लेटे हुए कोई किताब देख रहे थे और अंजना चुपचाप पास बैठी राजीव का स्वेटर बुन रही थी। रम्या को देखते ही उसने इशारा किया और वह दूध का गिलास मेज पर रखकर चली गई। लालाजी बोले, कहा ना दूध नहीं चाहिए। सुबह आपने कुछ नहीं खाया, खाली पेट रात भर नींद नहीं आएगी। तुम भी डॉक्टरों की बातों में आ गई। उनका कहना मानती तो आपको पढ़ने भी न देती। वे पागल हैं, जिंदगी के दर्द को दिल का दौरा समझ बैठे। वह चुप हो गई और उनको सहारा देकर उनकी पीठ के पीछे तकिया जमा दिया। वे बहू की तीमारदारी पर अत्यंत प्रसन्न थे। जब वह दूध का गिलास उठाने लगी तो वे कह उठे, अभी रुक जाओ, जरा ठंडा हो जाए तो पी लूँगा। अंजना ने दूध का गिलास वापस रख दिया और उनके हाथों से किताब छीन ली। वे उसकी इस अदा पर मुस्कुराकर रह गए। यह सोचकर उनके दिल में कसक सी हुई कि वह शीघ्र ही ऐसी निस्वार्थ सेविका से बिछुड़ जाएंगे। आप बुरा मान गए? अंजना ने पूछा। वह क्यों? उनका दिल उमड़ आया। आपके हाथों से यह किताब जो छीन ली। ओठों पर फीकी सी मुस्कुराहट लाए उन्होंने अंजना की ओर डबडबाई आंखों से देखा और बोले, किताब छिन गई, इसका रंज नहीं, लेकिन जब कोई मेरे हाथों से सरस्वती जैसी बेटी छीन कर ले जाएगा तो क्या होगा मेरा? अंजना ने झेंपकर नजरें झुका लीं। इसे उनकी उस चुभन और कसक का आभास हो गया। वह कुछ झिझकते हुए बोली, यह आपने कैसे सोचा कि विवाह के बाद मैं आपको भुला बैठूंगी? आपने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। मैं इस प्यार को नहीं छोड़ सकती। हाँ अंजना, तुम्हारे चले जाने से यह रिश्ता थोड़े ही खत्म हो जाएगा। मैं भी क्या सोचने लगा, तुम अपने पति के घर बस जाओगी तो मैं समझूंगा मेरी बगिया में फिर से फूल खिल उठे। लालाजी की बात सुनकर अंजना की आंखें भीग गईं, लेकिन आंसुओं को अंदर ही अंदर पीते हुए
उसने घड़ी में समय देखा और दवा की एक गोली उनको दे दी। गोली को गले में उतारने के बाद लालची बोले, बहू जी। लालची ने एक लिफाफे में से कुछ सरकारी कागज निकालकर उसे दिए और सावधानी से पास रखने के लिए सचेत किया। अंजना ने उन कागजों को ले लिया और लालची की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखने लगी। कुछ दिन पहले मैंने वसीयत की थी, ये वही कागज हैं, लेकिन इन्हें सावधानी से अपने पास रख लो। लालची ने खाली लिफाफा भी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मैंने अपनी सारी जायदाद राजीव के नाम लिख दी है और तुम उसकी गार्जियन होगी। अंजना ने कांपते हाथों से लिफाफा थाम लिया, लेकिन जवान से कुछ नहीं कहा। वह इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसकी गंभीरता और उखड़ेपन को देखते हुए वे बोले, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा अंजना? जी क्या? वह चौंक पड़ी। मेरा यह सब कुछ राजीव के नाम कर देना, इस पर तो उसी का हक है, मैं क्यों बुरा मानने लगी? अंजना ने ओठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए कहा और तिपाई पर पड़ी चीज़ों को तरतीब से रखने लगी। तभी अधूरा स्वेटर उठाते समय हड़बड़ाहट में उसकी सलाइयाँ निकल गईं और वह गिरे हुए घरों में सलाइयाँ डालने लगी। कल तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, लालची लेटे लेटे फिर बोले। तुम जिंदगी की रंगीनियों में खो जाओगी, तुम्हारी उजड़ी हुई दुनिया में फिर बाहर आ जाएगी। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। और तब वह मौन रही और झेपी हुई नज़रों से बाबूजी की ओर देखने लगी। वे कहते कहते रुक गए थे। एक गहरी सांस लेते हुए वे फिर बोले, तब कहीं तुम उस मासूम को ना भूल जाओ। इस खानदान की आखिरी निशानी की जिम्मेदारियां तुमको बोझ ना लगने लगें। तुम अपनी सहेली को दिए वचन से मुंह ना मोड़ लो। इसलिए यह वसीयत कर दी है ताकि यह जायदाद तुम्हें हमेशा अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाती रहे। यह कहते कहते उनका सांस उखड़ गया, सीने का बोझ उतर गया, लेकिन अपनी जगह एक तिलमिलाहट सी छोड़ गया। वह हाथ की सलाई छोड़कर उनकी ओर झुकी और धीरे धीरे उनकी पीठ सहलाने लगी। उसने अपनी जिम्मेदारियां निभाने और राजीव की जिंदगी का सहारा बनने की कसम खाई। उसने अपनी डबडबाई आंखों से बाबूजी को विश्वास दिलाया कि वह कभी भी यह नहीं भूलेगी कि वह इस घराने की बहू और राजीव की माँ है। लालाजी ने कुछ और भी कहना चाहा, लेकिन अंजना ने अधिक बोलने से मना कर दिया और दूध का ग्लास उठाकर उनके आगे कर दिया। इस बार लालाजी इनकार ना कर सके और हल्के हल्के घूंटों से पूरा ग्लास पी गए। अंजना ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए, छत की रोशनी बंद कर दी और धुंधली रोशनी का छोटा बल्ब जला दिया ताकि कमरे में बिल्कुल अंधेरा ना हो जाए। उसने बाबूजी के तकिए सीधे कर दिए और एक बार फिर उनकी पीठ धीरे धीरे सहलाने लगी। कुछ देर में ही उनकी आंख लग गई। अंजना वसीयतनामा और स्वेटर लिए कमरे से बाहर आ गई। उसने सावधानी से किवाड़ बंद कर दिए ताकि ठंडी हवा कमरे की गर्मी को कम न कर दे। फिर जब वह सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जा रही थी तो उसके हृदय में कुछ विचित्र सी शांति थी। रमिया अभी तक रसोई घर में काम कर रही थी। अंजना ने रुककर उसे पुकारा और जब वह बाहर आई तो उसने पूछा, रमिया मेरा खाना तैयार है? जी बहुरानी, ऊपर ही ले आना। यह कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। रमिया ने भिनभिनाकर नाक सिकोड़ी और जाकर अंजना का खाना परोसने लगी। आधी रात बीत गई। अंजना बिस्तर पर लेटी सोने के प्रयास में व्याकुल हो रही थी, लेकिन नींद जैसे उसकी आंखों से रूठ गई थी। राजीव उसके सीने से लगा रो रहा था। वह गले में लटकी हुई सोने की माला को पकड़े हुए था, जिससे वह खिलते खिलते सो गया था। अंजना आने वाले जीवन की कल्पना में डूबी, ना जाने क्या क्या बेतुकी बातें सोची जा रही थी। अब उसे उन अंधेरों से भय नहीं लग रहा था। उसे विश्वास था कि कुछ ही दिनों में वे अंधेरे छट जाएंगे और वह उजालों में बिखरकर कुंदन बन जाने वाली थी। अब उन अंधेरों से किसी को डर लग रहा था तो शबनम को, जो होटल के कमरे में अकेली पड़ी तड़प रही थी। शरीर का ताप तो कम हो गया था, लेकिन अंतःकरण में छिपा ताप उसे व्याकुल किए रहा था, क्योंकि बनवारी अभी तक वापस नहीं आया था। 2 दिन पहले उन्होंने वह होटल छोड़कर आबादी से ज़रा दूर एक नए होटल में जगह ले ली थी। शबनम को बनवारी की यह बात पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन विवश होकर उसे उस होटल में आना पड़ा था। वह व्याकुल होकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और बत्ती जलाकर नींद की गोलियों वाली शीशी तलाश करने लगी। इसी उलझन और तिलमिलाहट में उसने कमरे की कई चीज़ें उलट पुलट दीं, लेकिन वह शीशी नहीं मिली। वह झुंझला उठी और खिड़की के पास रखी हुई सुराही की ओर बढ़ी। सुराही उठाकर मुंह से लगा ली और अपने सीने की बढ़ती आग को कुछ कम करने के लिए गटागट पानी पीने लगी। पानी पीते पीते सहसा वह रुक गई और खिड़की के पर्दे को हटाकर अपनी तसल्ली करनी चाहिए कि जो कुछ उसने देखा सही था या धोखा था। होटल के बाहरी भाग में बनवारी सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था। वह कुछ क्षण खड़ी उसे देखती रही और फिर हाउट स्कोट से बदन ढांपकर बाहर निकल गई।
बनवारी किसी सोच में डूबा अकेला बैठा रात की कालिमा को घूर रहा था। शबनम चुपके से उसके पास आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। वह एकदम कांप कर रह गया। चौंकते हुए उसने पलटकर देखा तो शबनम बोली, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, उसने बेरुखी से उत्तर दिया। वाह, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं, और वहाँ मैं घंटों से तड़प रही हूँ। तड़प तो मैं रहा हूँ, तुम्हें क्या गम है? जाओ सो जाओ, बनवारी ने बड़ी निष्ठुरता से कहा और सीढ़ियों पर जमी गर्द को उंगलियों से चीरकर मन की व्यथा को छुपाने का प्रयत्न करने लगा। लेकिन मुझे नींद नहीं आई, तुम तो जानते हो। तुम्हारी शबनम तुम्हारे बिना एक पल भी चैन से नहीं सो सकती। उसे नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। वह उसकी बगल में सीढ़ियों पर बैठ गई और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। बनवारी जैसे अब उसे उन अदाओं से ज़्यादा लगाव ना रहा हो, उसे अलग करते हुए बोला, जाओ 2-4 गोलियां खा लो। न जाने वह शीशी कहाँ रख दी है, बहुत ढूंढा मिलती ही नहीं। शबनम के मुंह से नींद की गोलियों की बात सुनकर बनवारी के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। शबनम ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट दीं और बड़ी नासो अदा से उस पर झुकती हुई बोली, आओ चलो, कब तक यहाँ बैठे तपस्या करते रहोगे? बनवारी ने एक ही झटके से उसे अलग कर दिया और बड़ी गहरी नज़रों से उसे देखा। बिना कोई उत्तर दिए अपना कोट कंधे पर डालकर वह उठ खड़ा हुआ। शबनम ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह उसकी परवाह किए बिना अपने कमरे की ओर बढ़ता चला गया। उसकी ऐसी निष्ठुरता देखकर शबनम के तन बदन में आग लग गई। बनवारी अपने कमरे में पहुंचा। उसे यह होटल पसंद था क्योंकि यह आबादी से दूर था और अक्सर वीरान रहता था। अंदर पहुंचने पर उसकी नज़र कमरे में इधर उधर बिखरी चीज़ों पर पड़ी। उन बेतरतीब चीज़ों को देखकर वह शबनम के हृदय की विहलता का अनुमान भली भांति लगा सकता था। उसने अपनी व्याकुलता कम करने के लिए अलमारी से शराब की बोतल निकाली। उस बोतल के 2-4 घूंट थे। उसने कॉर्क खोला और बोतल को मुंह लगाकर वह शराब हलक में उतार ली। खाली बोतल जो ही उसने एक ओर फेंकी, शबनम अंदर आ गई और उसका रंग ढंग देखकर बोली, औरत की जिंदगी भी बस इसी बोतल की तरह है। भरी थी तो तुम्हारे ओठों के करीब थी, खाली हुई तो एक और फेंक दी। इसमें क्या शक है? वह झुंझलाकर बोला और अपने कपड़े उतारने के लिए कमीज का बटन खोला। लेकिन इस बोतल को यूं आसानी से ना फेंक सकोगे बनवारी। वह क्यों? अब उस पर तुम्हारे नाम का लेबल लग चुका है। शबनम की बात को भली भांति समझते हुए भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया और यहाँ से हटकर बाथरूम की ओर जाने लगा। शबनम ने रास्ता रोक लिया और अपनी बाहों को दोबारा उसके गले में डाल दिया। अब वह उससे अलग करने से घबराने लगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे लोहे की मजबूत जंजीरों से जकड़ दिया हो और उसमें अब भाग निकलने का साहस ही ना हो। मुझे परेशान मत करो शिब्बो, मैं तो तुम्हारी परेशानियों को बांटने आई हूँ। चाहो तो आजमाकर देख लो, एक ही इशारे पर मर मिटूंगी। सच। बनवारी ने उसके बालों को उंगलियों में उलझाकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। शबनम ने आंखें झपकाकर अपनी बात का विश्वास दिलाया। इस पर वह अपनी गंभीरता को मुस्कुराहट में बदलते हुए बोला, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मछली जाल में फंस चुकी है। कौन? अंजू? हूँ। चाहूँ तो उसकी सारी जागीर अपने कब्जे में कर लूँ। वह कैसे? धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, सब कुछ समझा दूंगा। फिर भी उसकी बात वहीं रुक गई। बनवारी ने अपनी हथेली रखकर उसका मुंह बंद कर दिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। वह चुप हो गई और टुकुर टुकुर उसकी ओर देखने लगी। शबनम, भूख लगी है, लेकिन इस वक्त खाने को क्या मिलेगा? कोशिश करो, होटल वाले तो तुम्हारे इशारों पर नाचते हैं। वह शबनम के सुलगते हुए ओठों पर प्यार से उंगली फेरने लगा। वह मुस्कुरा पड़ी और बनवारी पर कटाक्ष किया। अचानक ना जाने उसे क्या सूझा कि उसने दांतों से बनवारी की उंगली काट ली। वह दर्द से कराहकर रह गया। वह उसकी इस दशा पर खिलखिला पड़ी। वह भेड़िया जो कुछ देर पहले घुर्रा रहा था, अब पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। शबनम को अपनी जीत पर गुदगुदाहट सी हुई और वह उसके लिए खाने का प्रबंध करने बाहर चली गई। अध्याय 21। अंजना जब मंदिर से लौटी तो सबसे पहले रमिया से उसका सामना हुआ, जो राजीव को लिए उपवन की मखमली घास पर बैठी उसे गेंद खिला रही थी। राजीव ने मां को देखा तो गेंद लिए उसकी ओर भागा। अंजना ने झुककर उसके गालों को चूम लिया और रमिया से बोली, बड़े साहब जाग गए? अभी नहीं बहुरानी। अंजना ने मंदिर का प्रसाद बच्चे के मुंह को लगाया और फिर रमिया को देकर अंदर की ओर बढ़ गई। राजीव और रमिया फिर गेंद खेलने में व्यस्त हो गए। अंजना जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई अंदर आई। आज उसे मंदिर में देर हो गई थी, कहीं बाबूजी उस पर बिगड़ ना बैठें। अभी तक उन्हें सुबह की चाय तक नहीं दी गई। वह इन सब बातों को सोचती हुई रसोई घर की तरफ बढ़ चली। सुबह की चाय के लिए जब वह बाबूजी के कमरे में आई तो वे अभी तक सो रहे थे।
कमरे में पर्दों से छन कर आती हुई सूरज की किरणों ने विद्युत प्रकाश को धूमिल कर दिया था, जो रात से अभी तक जलता रहा था। अंजना ने चाय की ट्रे मेज पर रख दी और धीरे से बोली, बाबूजी चाय। वे मौन रहे। अंजना ने सोचा शायद रात देर से सोने के कारण अभी तक नींद नहीं खुली। उसने तनिक और ऊंचे स्वर में अपनी बात दोहरा दी और खिड़की तक चली आई। ज्यों ही उसने खिड़कियों के पर्दे खींचे, बाबूजी की चुप्पी उसे खलने लगी। उसका दिल धड़कने लगा। वह जल्दी से पलटकर तिपाई के पास आ गई और उनके लिए प्याले में चाय उड़ेलने लगी। सहसा उसके हाथ कांपकर रह गए। चायदानी हाथ से गिरते गिरते बची। वह ध्यान से उनके चेहरे की ओर देखने लगी, जो कांतिहीन और सफ़ेद पड़ गया था। वे इतनी गहरी नींद सो रहे थे जैसे उन्हें यह नींद एक मुद्दत के बाद नसीब हुई हो। अंजना के दिल में खलबली सी मच गई। वह चाय छोड़कर उनके पास पहुंची। पहले धीरे से और फिर ऊंची आवाज से पुकारा, लेकिन लालची पर पुकारने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंजना से अब अधिक सहन नहीं हो सका। उसके हृदय की भयभीत धड़कन ने उसकी सांसों को अपने सिकंजे में कस लिया। उसने डरते डरते अपना हाथ उनके कंधे पर रखा और धीरे से उन्हें झंझोड़ा। इस तरह हिलाते ही उनकी गर्दन तकिए का सहारा छोड़कर एक ओर लुढ़क गई और बाबूजी कहकर अंजना के मुंह से एक घुटी सी चीख निकल गई। सहसा वह चुप भी हो गई और उसने अपनी सांसों को रोक लिया। ध्यान से उनके पीले चेहरे की ओर देखा, जिसे देखकर अब उसे भय होने लगा। उसने तेजी से हाथ खींच लिया और घबराकर कमरे में चारों ओर देखने लगी। बाबूजी उसे यूं मझधार में छोड़कर चले जाएंगे, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह तेजी से उन खिड़कियों की ओर बढ़ी जिनमें से प्रकाश की किरणें कमरे में भर रही थीं। उसने जल्दी जल्दी वे पर्दे दोबारा खींच दिए और कमरे में अंधेरा कर दिया। विद्युत प्रकाश का धुंधला प्रकाश फिर उभर आया। उसने उस धुंधली रोशनी में बाबूजी की लाश को दोबारा देखा और शोक से भर उठी। लैंप बुझाना चाहा, लेकिन साहस ना हुआ। वह बड़ी असमंजस में फंसी बहकी बहकी निगाहों से घूरने लगी। माँ जी हरिद्वार में हैं। कमल भी नैनीताल से बाहर गया हुआ है। दूसरा कोई नहीं था जिसे इस दर्दनाक खबर की वह सूचना दे सके। सबकी अनुपस्थिति में यह घटना घटी। यह सोचकर तो उसकी सांसें टूट गईं। किसी ने अगर उस पर संदेह किया तो वह क्या उत्तर देगी। सैकड़ों बातें उसके दिमाग में आईं और उसकी नस नस को छनछनाकर चली गई। ऐसी दशा में वह क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सहसा उसे डॉक्टर का ख्याल आया। उसने लपक कर टेलीफोन उठाया और नंबर डायल किया। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। बाबूजी, यह कहते कहते रुक गई। हाँ हाँ कहो, क्या हुआ बाबूजी को? दूसरी ओर से आवाज़ आई। वह हाथों में रिसीवर थामे चुप खड़ी रही। उसने सोचा वह डॉक्टर को बुलाकर अपनी ही जान पर आफत लाने का कारण बन रही है। हेलो हेलो, डॉक्टर बराबर टेलीफोन पर पुकार रहा था, लेकिन अंजना उत्तर देने का साहस खो बैठी थी। उसने झट से टेलीफोन बंद कर दिया और भयभीत सी इधर उधर देखने लगी। दूर बगीचे में राजीव अभी तक खेल रहा था। उसके चहचहाने की आवाज़ अभी तक वहाँ की शांति को भंग कर रही थी। उसे लगा जैसे दुर्भाग्य की छाया फिर उसे मिट्टी में मिलाने पर तुल गई है। वह ऐसी असमंजस में घिरी दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई और अपने दुर्भाग्य पर रोने लगी। इतने में रम्या की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वह शायद किसी काम से उसी ओर बढ़ती आ रही थी। अंजना के अर्धमूर्तित शरीर में बिजली सी लहरा उठी और वह चाय की ट्रे उठाकर बड़े हॉल में आ गई। रम्या अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी था जिसे आज से पहले अंजना ने कभी नहीं देखा था। वह फटी फटी नज़रों से आने वाले को देखने लगी। बाबूजी से मिलने आए हैं, रम्या ने कहा। आप? उनका दोस्त हूँ, एक काम से हाजिर हुआ हूँ। अंजना ने हाथ की ट्रे रम्या को दे दी और उसे वापस जाने का इशारा किया। वह भी तक आने वाले को भाप रही थी। घर पर तो हैं डिप्टी साहब? उसने पूछा। जी हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने मिलने से मना कर रखा है। मैं तो एक बहुत ज़रूरी काम से आया था, जरा उन्हें सूचना तो दे दीजिए। अभी संभव नहीं है, वे सो रहे हैं, जगाना उचित नहीं है। ओ कोई बात नहीं, मैं उनके जागने तक इंतज़ार कर लूँगा। वह यह कहते हुए आराम से सोफे पर बैठ गया। उसकी जिद देखकर अंजना की घबराहट बढ़ गई। फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और बोली, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? कुछ नहीं धन्यवाद। वह चुप हो गई। आने वाला उसकी घबराहट का अनुमान लगाता रहा। कुछ देर बाद बोला, आप उनकी बहू हैं ना जी? जी, मेरा नाम तिवारी है, उनका पुराना सेवक हूँ, लेकिन पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। हाँ, आप तब आई जब मैं लखनऊ में था, रेलवे पुलिस में। अब फिर नैनीताल आ गया हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही उसके पांव तले की जमीन सरक गई। एक अजनबी और वह भी पुलिस वाला। ऐसे अवसर पर तो उसकी ज़िंदगी खतरनाक से खतरनाक मोड़ ले सकती है। यह सोचते ही वह सिर से पांव तक कांप गई।
तो क्या आप पुलिस की नौकरी करते हैं? उसने अपने हृदय की उथल पुथल को शांत करने के लिए उस बात की पुष्टि करनी चाहिए। जी हाँ, पहले रेलवे पुलिस में था और अब सीआईडी में हूँ। शेखर तो बस 5-6 बरस ही छोटा था मुझसे। अंजना के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। वह उसकी निगाहों का अधिक देर तक सामना न कर सकी और हॉल में इधर उधर घूमकर बेतरतीब चीज़ों को ठीक से रखने लगी। उसमें वहाँ से निकलने का साहस नहीं था। वह डर रही थी कहीं दोस्ती का दम भरते हुए यह सीआईडी इंस्पेक्टर बाबूजी के कमरे में ना चला जाए। आपका नाम पूनम है ना? तिवारी ने सहसा प्रश्न किया। जी, आज एक अनोखा केस आया है अपने पास। कैसा केस? किसी ने डिप्टी साहब के घराने पर कीचड़ उछलने की कोशिश की है। कौन है वह? तिवारी ने देखा उसके ललाट पर पसीने की बूंदें जमा हो रही थीं। वह कुछ क्षण तक उसकी उखड़ी नज़रों को भांपता रहा। यूँ तो इस केस का वास्ता आपसे ही है, लेकिन डिप्टी साहब की आज्ञा बिना मैं आपसे कोई प्रश्न करना उचित नहीं समझता। ऐसी क्या बात है, कहिए ना। संभव है ऐसे अवसर पर यह बात उनसे ना कही जा सके। वे दिल के मरीज हैं। रुक रुक कर अंजना कहती गई। और आप जानते ही हैं कि ऐसी वैसी कोई बात सुनकर उनकी बीमारी बढ़ भी सकती है। घर पर माँ जी हैं? नहीं, वे हरिद्वार गई हैं। बस 2-1 दिन में आ जाएंगी। और कोई? मैं हूँ, 2-3 नौकर हैं। तो फिर आपको मेरे साथ थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्यों? वह चौंक पड़ी। एक औरत को पहचानने के लिए। कौन है वह? वह अपने आप को इस घराने की बहू बताती है, पूनम, शेखर की बेवा और आपके बच्चे की माँ। यह झूठ है, वह बरबस चिल्ला उठी। मैं कब कहता हूँ यह सच है, लेकिन कानून कानून है। कभी कभी झूठे आदमियों की बात भी पुलिस वालों को सुननी पड़ती है। लेकिन आप तो जानते हैं बाबूजी बीमार हैं, इसलिए तो ऐसा कह रहा हूँ। 2-4 सवालों का जवाब देते ही चली आइएगा। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि डिप्टी साहब को ऐसी दशा में दुख पहुँचाया जाए। ऐसा संभव नहीं इंस्पेक्टर साहब। क्या यह सवाल जवाब 2-1 दिन बाद नहीं हो सकते? अंजना ने बड़े नम्र भाव से निवेदन किया। इंस्पेक्टर का दिल पिघल गया। उसने अंजना की बात मान ली कि वह इस केस की छानबीन 2-4 दिन बाद ही शुरू करेगा। संभव है तब तक डिप्टी साहब भी स्वस्थ हो जाएं। यह कहकर वह जाने के लिए उठा और अंजना की जान में जान आई। इन बातों में क्षण भर के लिए वह भूल गई थी कि उससे कुछ ही दूर डिप्टी साहब की लाश पड़ी थी। तिवारी अभिवादन करके बाहर जाने के लिए बढ़ा, लेकिन फिर फौरन ही रुक गया। उसने सदर दरवाजे से शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर टंडन को आते देख लिया था। उन्होंने आते ही अंजना से पूछा, क्यों, क्या हुआ बाबूजी को? वह यूं ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। तुमने टेलीफोन पर बात अधूरी छोड़ दी। मैं तो डर गया था। डॉक्टर टंडन ये कहते हुए तेजी से रोगी के कमरे की ओर बढ़ गए। अंजना बड़ी असमंजस में फंस गई। वह उन्हें रोक नहीं सकी। उसने चटती निगाहों से इंस्पेक्टर की ओर देखा, जिसके बाहर की ओर बढ़ते कदम डॉक्टर की बात पर फिर रुक गए थे। अंजना भी रुख बदलकर इंस्पेक्टर की तीखी नज़रों से बचते हुए डॉक्टर के साथ साथ अंदर की ओर बढ़ गई। डॉक्टर टंडन ने लाला जगन्नाथ का निरीक्षण करने से पहले अंजना से खिड़कियों के पर्दे खींचने के लिए कहा। लालाजी ज्यों के त्यों चित्त पड़े हुए थे। उनके चेहरे की रंगत और फटी हुई आंखों को देखते हुए डॉक्टर का माथा थनका। हाथ में नब्ज लेते ही डॉक्टर साहब बोल उठे, बहू ये तो चल बसे। नहीं, एक चीख जैसी आवाज़ दीवारों से टकराई और उसकी जबान लड़खड़ाकर रह गई। उसने फटी फटी आंखों से इंस्पेक्टर तिवारी को एक बार फिर देखा, जो अब उसे बड़ी गहरी और संदेहजनक दृष्टि से देख रहा था। वह कांप उठी और रुख बदलकर लालाजी की पथराई आंखों की ओर देखने लगी। आपने कहा था डिप्टी साहब बीमार हैं। तिवारी ने उसकी घबराहट का अनुमान लगाते हुए प्रश्न किया। जी, इसलिए मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया और बात अधूरी रह गई। तिवारी ने बात काटकर पूरी कर दी। यस इंस्पेक्टर, संभव है फ़ोन करते करते इनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई हो, डॉक्टर ने टोक दिया। हाँ डॉक्टर, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ और जब मैं आपको फ़ोन करने के लिए बढ़ी तो उनकी फटी फटी नज़रें देखकर घबरा गई और टेलीफोन मेरे हाथ से छूट गया। तिवारी पर अंजना की इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह चुपचाप अंजना को निहारता रहा। उसकी तीव्र दृष्टि ने अंजना के दिल में जमा भय और बढ़ा दिया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। डॉक्टर टंडन ने तनिक ठहरकर डिप्टी साहब की खुली पलकों को अपने हाथों से बंद कर दिया। डॉक्टर, यस इंस्पेक्टर, कृपया करके आप लोग इस कमरे से बाहर चले जाएं। पोस्टमार्टम के बिना किसी फैसले पर पहुंचना संभव नहीं होगा। इट इज़ अ पुलिस केस। यह सुनते ही दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए और फिर अंजना डॉक्टर के साथ कमरे से बाहर आ गई। इंस्पेक्टर तिवारी ने पुलिस चौकी से फ़ोन मिलाया और इस घटना की रिपोर्ट कर दी। उसने थाना इंचार्ज से 2 सिपाही भेजने की प्रार्थना भी की। थोड़ी ही देर में यह बात आसपास के सारे घरों में फैल गई।
पुलिस चौकी से सब इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों सहित आ गया। तिवारी ने डिप्टी साहब के कमरे के बाहर पहरा लगा दिया और नायब इंस्पेक्टर को लाश के पोस्टमार्टम के बारे में निर्देश दे दिया। घर के सदस्यों या नौकरों को अंदर आने की मनाही दी गई। इंस्पेक्टर तिवारी को जांच पड़ताल करने के बाद अंजना के पास आया और उसके पीले और मुर्दा चेहरे की ओर देखकर बोला, मिसेस शेखर जी, आपको अभी इसी समय मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन घर पर वह इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकी। मैं मजबूर हूँ, केस अब और भी टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप घबराइए नहीं। कुछ आवश्यक बातें पूछने के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन घर पर तो कोई नहीं है, माँ जी को खबर करनी है। घबराइए नहीं, सब काम हो जाएगा। अंजना इस बात का कोई उत्तर न दे सकी और विवश होकर उसे पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जाना पड़ा। रमिया भागकर उसकी दुशाला ले आई। अंजना ने राजीव को संभालने के लिए रमिया को ताकीद की और कंधों पर दुशाला डालकर वह तिवारी के साथ चल पड़ी। जब वह पुलिस की जीप गाड़ी में बैठकर रवाना हुई तो उस समय तक आसपास के लोगों ने फाटक के बाहर जमघट लगा दिया था। जितनी जुबानें उतनी बातें हो रही थीं। हर कोई उस विधवा को शंकित दृष्टि से देख रहा था। जब वह इंस्पेक्टर के साथ पुलिस चौकी पहुंची तो वहां वह औरत मौजूद थी जिसने उस घराने की बहू होने का दावा किया था। उसे देखते ही वह हैरान रह गई। उसके सामने सफ़ेद साड़ी पहने शबनम बैठी थी। उसका नाम अंजना की जबान पर आते आते रुक गया। वह पुलिस चौकी का वातावरण देखकर और भी अकुला उठी और मौन निगाहों से उसकी ओर देखने लगी। आप इन्हें जानती हैं क्या? तिवारी ने प्रश्न किया। नहीं, इनका कहना है ये पूनम है, डिप्टी साहब की बेवा बहू। यह झूठ है। तो सच क्या है अंजू? शबनम ने इठलाकर कहा। अंजना इसके प्रश्न पर घबरा गई। उससे कोई उत्तर नहीं बन पड़ा। वह अब पुलिस वालों के सामने क्या कहे और क्या ना कहे। इंस्पेक्टर साहब, यह झूठ बक रही है। अपनी थरथराती आवाज़ में वह इतना ही कह सकी और बड़ी बेबस नज़रों से इधर उधर देखने लगी। आपने पहले कभी इस औरत को देखा है? तिवारी ने फिर प्रश्न किया। नहीं। तो फिर यह आपका असली नाम कैसे जानती है? मेरा नाम पूनम है। मैं शेखर की विधवा हूँ, डिप्टी साहब की बहू। तो वह बच्चा किसका है? तिवारी के इस प्रश्न पर वह पल भर के लिए चौंकी और फिर शबनम की ओर घड़ा से देखती हुई बोली, वह मेरा बच्चा है राजीव। इसका कहना है वह बच्चा इसका है, तुम इससे छीन कर ले आई हो। नहीं, मैंने कहा ना इंस्पेक्टर साहब, यह झूठी है, कपटी है, यह मक्कार औरत है, मुझे किसी जाल में फंसाना चाहती है। तुम्हें कैसे पता चला कि यह औरत मक्कार है? इंस्पेक्टर का यह प्रश्न सुनकर वह झेंप गई और एक उचटती सी नज़र शबनम पर डाली जो उसके उत्तर की प्रतीक्षा में थी। अंजना ने जब कुछ क्षण कोई उत्तर नहीं दिया तो तिवारी ने दोबारा प्रश्न किया, बोलो, ये कौन है? तुम्हें सबसे पहले कहाँ मिली? तुमसे क्या रिश्ता है इसका? हाँ अंजू, कह दो ना, तुम्हें यह सबसे पहले कहाँ मिली? यह आवाज़ बनवारी की थी जो यह कहते कहते अंदर आ गया था। यह उसे देखकर पानी पानी हो गई। बनवारी ने अपना सवाल दोहराया, बता दो ना, यह पहले पहल कहाँ मिली थी? इंस्पेक्टर साहब, वह तिलमिला उठी। यस मैडम। यह आदमी कौन है और इसे यह पूछने का क्या हक है? यह एक सरकारी गवाह है, पुलिस को सच्ची बात बताने वाला। फिर इससे ही पूछ लीजिए कि यह मक्कार औरत कौन है, वह झुंझलाकर बोली। डिप्टी साहब की बहू और राजीव की माँ, बनवारी ने नपे तुले ढंग से कहा। नहीं, यह बकवास है। अंशु, मेरी बात मानो, पुलिस वालों से झूठ बोलकर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सच सच कह दो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ और इस औरत का इस खानदान से क्या रिश्ता है? अंजना ने घृणा से बनवारी की ओर देखा जो शायद इसे इन सब के सामने अपमानित करने पर तुला हुआ था। उसके अतीत को खोलकर उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वह अभी इस निश्चय पर नहीं पहुंची कि क्या जवाब दे कि बनवारी ने उन लोगों से कहना आरंभ कर दिया, हुजूर, इसका असली नाम अंजना है, पूनम नहीं है। तुम इसे कब से जानते हो? अपनी बीवी को जानने के लिए क्या वक्त बताना जरूरी है? बीवी के शब्द पर अंजना के रोंगटे खड़े हो गए। वह अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए बढ़ी, लेकिन तिवारी ने उसे चुप रहने का संकेत किया। तो अंजना तुम्हारी बीवी है? जी, लेकिन किसी बच्चे की माँ नहीं है। मेरा और इसका अक्सर इसी बात पर झगड़ा रहता था। इसे बच्चों से प्यार था और मैं इसे 2 बरस में बच्चा ना दे सका और इसलिए इसे मुझसे नफरत हो गई। क्या तुम इस औरत को जानते हो? तिवारी ने शबनम की ओर इशारा किया। जी हाँ, यह पूनम है, डिप्टी साहब की विधवा बहू है। तुम्हें कैसे पता चला? काशी एक्सप्रेस में हम लोग इकट्ठे आ रहे थे। जब गाड़ी की दुर्घटना हुई तो हम सब बिछुड़ गए। पूनम घायल हो गई, उसका बच्चा उससे अलग हो गया। मैंने सोचा मेरी अंजू मर गई। फिर कुछ महीनों बाद जब मैं इस औरत की मदद करता हुआ इसे ससुराल तक लाया तो यह देखकर हैरान रह गया कि मेरी अंजू जिंदा है।
जहाँ मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरी बीवी इस संसार में जीवित है, वहाँ इस बात का दुख भी हुआ कि वह इस घराने में पूनम बनी दिन काट रही है। यह सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब, सब झूठ है। ना तो मेरा यह पति है और ना ही मैं इसकी बीवी हूँ। ना तो यह पूनम है और ना ही मैं इस घराने की बहू हूँ। पूनम मर चुकी है। तो फिर तुम कौन हो? अंजना, पूनम की सहेली। और वह बच्चा उसकी धरोहर है जिसे मैंने माँ का प्यार दिया। ओ आई सी। तो यह बात सच है कि इस औरत का इस घराने से कोई संबंध नहीं है और असली पूनम मर चुकी है? जी। और यह भी सच है कि तुम असली बहू नहीं हो और ना ही यह तुम्हारा पति है? जी। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस अंजना देवी कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि एक घराने की बहू बनकर आपने डिप्टी साहब और कानून को धोखा देने की कोशिश क्यों की? तो किस लिए की? लेकिन इससे पहले कि अंजना इस बात का जवाब देती, तिवारी तनिक ठहरकर फिर कहने लगा। बनवारी ने इस बीच आपसे मिलने और आपको समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन आपने इसे हमेशा धक्के मारकर घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि उस पर कुत्ते छोड़ दिए और उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। क्या मैं यह समझूं कि आप शेखर की विधवा का रूप धारण करके इस खानदान की सारी जायदाद हड़प करना चाहती थीं? नहीं नहीं नहीं, यह सब झूठ है। मेरा कोई पति नहीं, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। यह मक्कार है, धोखेबाज है। यह मेरी जिंदगी तहस नहस करने पर तुला हुआ है। अंजना इतने कहते कहते हाँफ गई। उसकी सांस उखड़ गई और कुछ कहने से पहले वह मूर्छित होकर अचेत हो गई। एक सिपाही ने भड़कर उसे संभाला। तिवारी ने शबनम और बनवारी को एक ओर बिठा दिया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। बनवारी और शबनम जरा अलग हटकर अपने दिल में समाई हुई पापी धड़कनों को संभालने का यत्न करने लगे। अंजना को जब होश आया तो तिवारी ने सहारा देकर उसे मेज पर बिठा दिया। वह अधमुई सी उन सब लोगों को देखने लगी। तिवारी ने ऐसी अवस्था में कोई और प्रश्न करना उचित नहीं समझा और उसे वहीं कुछ देर आराम की अनुमति दे दी। आप लोग बाहर जा सकते हैं। तिवारी ने बनवारी और शबनम की ओर देखा। वे दोनों अपनी जगह से उठे तो बनवारी ने पूछा, तो मैं जाऊं हुजूर? नहीं, आप लोग बाहर इंतजार कीजिए। दोनों चुपचाप बाहर चले गए। तिवारी ने एक अटपटी सी नज़र अंजना के चेहरे पर डाली जो हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था। कमजोरी और घबराहट से उसकी पलकें बोझिल हो चुकी थीं। तिवारी उसे छोड़कर अपनी कुर्सी पर आ बैठा और दूसरी फाइलों को देखने लगा। पुलिस अफसर की हैसियत से अभी तक वह इस पहेली को सुलझा ना सका। डिप्टी साहब की असली बहू मर चुकी है, यह बात अभी तक नकली बहू ने छिपा क्यों रखी? किस इरादे से यह परिवार में बहू बनी रही? इन सब बातों को समझने के लिए शायद काफ़ी छानबीन की ज़रूरत थी। संभव है डिप्टी साहब की मौत का कारण भी यह अंजना ही हो। इस ख्याल के आते ही उसने मुड़कर अंजना की ओर देखा। घबराहट, कमजोरी और किसी अंदरूनी चुभन के कारण उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। अध्याय 22। कमल और उसके पिताजी जब डिप्टी साहब के अंतिम दर्शनों को पहुंचे तो उनकी चिता जलकर राख हो चुकी थी। राख के उस ढेर को देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिस व्यक्ति को वे हंसता बोलता राज्य करता छोड़ गए थे, आज वह एक सपना सा बनकर रह गया था। कमल ने उनकी विधवा शांति देवी को सहारा दिया और चिता से दूर ले गया। उसके पिता केदारनाथ वहीं खड़े राख के उस ढेर को देखते रहे। मित्र की मृत्यु ने उनके दिल पर गहरा असर किया था और उन्हें लग रहा था जैसे उनका एक बाजू टूट गया हो। कमल ने चिता के गिर्द खड़े अन्य लोगों की ओर देखा। उनमें बनवारी भी था और शबनम भी, जिसने उस घराने की असली बहू होने का दावा किया था। शबनम जब शांति देवी के करीब गई तो शांति देवी ने घृणा से मुंह फेर लिया। शबनम ने रोनी सूरत बनाकर पुकारा, माँ जी, हट जाओ मेरे सामने से। मेरी कोई बहू नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं। तुम लोगों ने मिलकर मेरा सुहाग लूट लिया। शबनम उनका यह व्यवहार देखकर डर गई। कमल ने उन सबको वहाँ से चले जाने को कहा और माँ को पिताजी के हमरा भिजवा दिया। सभी संबंधी और जान पहचान वाले धीरे धीरे चले गए। इंस्पेक्टर तिवारी भी उसी हुजूम में मौजूद था। कमल को देखते ही वह उसके करीब चला गया। मुझे बेहद अफसोस है कमल, काश कि तुम यहाँ होते। इंस्पेक्टर, यह सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा मैं सोच भी नहीं सकता था। भगवान के कामों में कौन बोल सकता है, होनी को कौन टाल सकता है। कमल पर उसकी इस तसल्ली का कुछ असर ना हुआ। उसने एक नज़र चिता पर डाली और दूसरी उन लोगों पर जो क्षणभर में जीवन भर के नाते तोड़कर लालाजी से दूर चले जा रहे थे। उसे इस बात का अत्यंत दुख था कि वह लालची के अंतिम समय उनके पास नहीं था। इंस्पेक्टर, वह दर्द भरी आवाज़ में बोला, हाँ कमल, क्या यह सच है कि उनकी मौत जहर देने से हुई है? बिल्कुल सच, डॉक्टर की रिपोर्ट यही बताती है। और क्या यह भी सच है कि इसमें पूनम का हाथ है? बिल्कुल, और अब तो वह भी यह भी कबूल कर चुकी है कि वह पूनम नहीं अंजना है और वह बच्चा भी उसका नहीं है।
उस दूसरी औरत के बारे में उसका क्या कहना है? ये एक पॉइंट है जहाँ वह सच नहीं बोल रही। उसका बयान है कि असली पूनम मर चुकी है। वह उसकी सहेली थी और इस औरत से उसका कोई वास्ता नहीं। और इस खून के बारे में वह क्या कहती है? साफ इनकार करती है। आपकी क्या राय है? दिल तो नहीं मानता, लेकिन सबूत सबके उसके खिलाफ जाते हैं। वह कैसे? नौकरानी का बयान, उसका मेरे सामने झूठ बोलना और यह मानना कि रात को सोने से पहले उसी ने उन्हें दूध दिया था। इसमें रम्या का भी तो हाथ हो सकता है। रम्या और उनकी नौकरानी, वह भला ऐसा क्यों करने लगी? फिर तो आप यह भी बता सकते हैं कि पूनम नहीं, अंजना ने ऐसा क्यों किया? डिप्टी साहब की जायदाद के लिए। लेकिन जायदाद का वारिस तो उनका पोता है। जी हाँ, लेकिन उनकी वसीयत के मुताबिक अंजना उनकी गार्जियन है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती इंस्पेक्टर। लालच कभी कभी देवताओं को भी शैतान बना देता है। तिवारी की बात सुनकर कमल चुप हो गया। वह पुलिस वालों से बहस तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसका दिल अभी तक यह मानने को तैयार नहीं था कि वह ऐसे दयालु व्यक्ति की हत्या कर सकती थी जिसने उसे पिता का प्यार दिया, उसे विधवा मानकर उसी खुशियों को लौटाने का फैसला कर लिया, इज्जत दी, मान दिया। इंस्पेक्टर, अब अच्छा चलता हूँ, कहकर जाने लगा तो कमल ने उसे रोक लिया और पूछा, तो अब क्या फैसला हो रहा है उसकी किस्मत का? बात घर की बहू तक रहती तो मैं ही निपट लेता, लेकिन इस खून के बाद तो यह केस सेशन में ही चल सकता है। इंस्पेक्टर, हूँ, किसी तरह मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ? क्यों नहीं, तुम चाहो तो अभी मेरे साथ चल सकते हो। कमल ने कृतज्ञ नज़रों से तिवारी की ओर देखा और उसके साथ हो लिया। अंजना हवालात की कोठरी में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों का पानी मर चुका था, लेकिन दिल अभी तक रो रहा था। उसने अपने अपकारी उस देवता के अंतिम दर्शन करने का भी निश्चय किया था, लेकिन इस कलंक के बाद वह लोगों का सामना करने का साहस न कर सकी। उस समय शाम ढल रही थी और ज्यों-ज्यों उस कालकोठरी की दीवारों से अंधेरे की चादर फैलते हुए उसके निकट आ रही थी, भय से उसका दिल डूबा जा रहा था। अचानक कदमों की आहट सुनकर उसके कान खड़े हो गए। कोई उस कालकोठरी की ओर बढ़ रहा था। शाम के धुंधलके में उसकी नज़रें उन दीवारों से हटकर लोहे की उन सलाखों से जा टकराईं जहां अभी अभी कोई आकर रुका था। छत की मध्यम बत्ती जली और उसने कमल को वहां खड़े देखा। कमल वहां खड़ा गहरी नज़रों से उसी ओर देख रहा था। वह खामोश था, लेकिन अंजना के ओठों की थरथराहट उसे अपनी विवशता की कहानी सुनाने लगी। कमल 2 कदम आगे बढ़ा और हवालात की सलाखों को पकड़ते हुए बोला, जिंदगी 2 दिन में ही इतनी बदल जाएगी, विश्वास नहीं होता। मैं निर्दोष हूँ कमल। हाँ, दोष तो सारा उन लोगों का है जिन्होंने तुम्हें अपनी बहू मान लिया, और मैं भी तुम्हें पूनम ही समझता रहा हूँ। कमल की व्यंग्यात्मक बात सुनकर अंजना का जैसे कलेजा फटने लगा, लेकिन जैसे तैसे सहन करके वह मुंह फेर कर खड़ी हो गई। इतना बड़ा धोखा, आखिर तुम्हें यह नाटक खेलने की ज़रूरत क्या थी? मेरी मजबूरी, ऐसी मजबूरी जिसने एक शरीफ इंसान को जहर देकर मौत की नींद सुला दिया। नहीं नहीं कमल, मुझ पर विश्वास करो, मैंने जहर नहीं दिया। तो और किसने दिया? मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि यह पाप मैंने नहीं किया। पाप और पुण्य का फैसला तो तुमने उसी दिन खत्म कर दिया था जब तुम उस घराने में बनावटी रूप धरकर दाखिल हुई थीं। वह तो एक वचन था जो मैं निभा रही थी। झूठ और फरेब का सहारा लेकर वह झुंझलाकर बोला, हाँ, क्यों? मैं अपने अतीत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा डालना चाहती थी। यह कहते कहते उसने मुंह फेरकर डबडबाई आंखों से उसकी ओर देखा। एक बार तो जी में आया कि वह अपने जीवन का रहस्य उस पर प्रकट कर दे, लेकिन कमल की आंखों में घृणा की चिंगारियां देखकर उसमें साहस ना हुआ। इसके अतिरिक्त वह यह भी नहीं चाहती थी कि कल जिसकी कल्पना मात्र से कमल को घोर घृणा थी, आज उसका अस्तित्व देखकर कहीं वह कोई भयानक कदम ना उठा ले। वह अभी तक उसे संदिग्ध नज़रों से देख रहा था और अब शायद उसके अतीत को जानने के लिए बेचैन हो गया था। वह बनवारी से उसके संबंध के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन वह उसके प्रश्नों से डर रही थी। इससे पहले कि वह उस पर घिनौने प्रश्नों की बौछार कर दे, वह स्वयं ही बोल उठी, कमल, जिस कमल को पाने के लिए मैं दिन रात कीचड़ में थड़लती रही, जब तक मेरे निकट आया तो लहरों के रेले ने उससे मुझे फिर से दूर कर दिया। अब तो दिल के सारे कमल बुझ गए हैं, सारी आशाएं टूट गई हैं। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। यह कहते कहते उसकी जबान लड़खड़ा गई और उसकी आंखों से पानी बरसने लगा। अंजना, कमल ने लोहे की सलाखों का छारा छोड़ दिया और उसकी बरसती आंखों में घृणा से झांककर बोला, कभी औरत की आंख से टपका हुआ एक आंसू ताजमहल बन जाता है और कभी दरिया भी बह जाए तो कुछ असर नहीं होता। कमल ने बेरुखी से अपना कंधा झटका और मुंह मोड़कर जाने लगा। तभी अंजना ने उसे पुकारा और वह ठिठक कर रुक गया। क्या अभी कुछ और कहने सुनने को बाकी है? कमल ने क्रोध से पूछा। बस एक भीख मांगना चाहती हूँ, वचन दो कि निराश नहीं करोगे।
क्या कहना है तुम्हें? बाबूजी को मैंने जहर नहीं दिया। यह कलंक जो मुझ पर लगा है उसे किसी तरह मिटा दो। मैं अभागिन जरूर हूँ, लेकिन नारी जाति पर कलंक नहीं हूँ। कमल ने तिरछी नज़रों से उसकी ओर देखा और बिना कोई उत्तर दिए वहां से चल दिया। अंजना एक घायल हिरनी की तरह उन सलाखों से टकराकर रह गई। कमल जब लालाजी की कोठी पर पहुंचा तो शाम गहरी हो चुकी थी। उसके पिता और शांति देवी दुख में डूबे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रम्या राजीव को लिए बाहर बरामदे में खड़ी थी, जो बार बार एक ही लट लगा रहा था, मम्मी कहाँ हैं? कमल को जब माँ ने बताया कि राजीव सुबह का भूखा है और उसने दूध पीने से इनकार कर दिया है तो उसके दिल को ठेस लगी। और तो कुछ न सूझा, बस रम्या से राजीव को बागीचे में ले जाने के लिए कह दिया। मुलाकात हुई क्या? केदार बाबू ने अचानक प्रश्न किया। कमल ने सिर उठाकर पहले उनकी ओर देखा और फिर हामी भरते हुए सिर हिला दिया। क्या कहती थी? बस एक ही रट लगा रखी थी कि मैंने यह पाप नहीं किया, मेरे माथे पर से यह कलंक मिटा दो। तुमने कुछ सोचा इस बारे में? नहीं, और सोचा भी क्या जा सकता है? सारे सबूत उसके खिलाफ जाते हैं। सच्चाई को उसने स्वयं झूठ के पर्दे में छिपाकर अपने आप को अपराधी सिद्ध कर दिया है, लेकिन हमें उसे बचाना ही होगा। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ वह ऐसा नहीं कर सकती। वह निर्दोष है। यह अचानक आपको उससे हमदर्दी क्यों होने लगी? कमल ने आश्चर्य से पूछा। इसलिए कि वह हमारे घराने की इज्जत है। पिता की यह बात सुनकर पुत्र ने और भी आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वे पुनः बोले, यह भूल जाओ कि उसने क्या किया, यह सोचो कि उसने क्या नहीं किया तुम्हें पाने के लिए। यह आप क्या कह रहे हैं? वह भेद जो डिप्टी साहब ने कुछ दिन पहले मुझे बताया था। अंजना वही लड़की है कमल, जो कभी मेरी बहू बनने वाली थी, जिसे ब्याहकर तू अपने घर लाने वाला था, जिसके चले जाने से हमारी रुसवाई हुई थी। यह सुनकर जैसे कमल के पांव तले से जमीन निकल गई। पिता ने पुत्र को पुनः विश्वास दिलाया कि वे सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे बहू बनाना स्वीकार कर लिया था। डिप्टी साहब ने उसे पुनः बसाने का वचन दे रखा था। होनी का यह अनोखा खेल कुछ देर के लिए कमल की समझ में ना आया। केदार बाबू ने जब बेटे को उलझन में पड़े देखा तो उसकी शंका दूर करने के लिए उन्होंने अंजना का वह पत्र उसके सामने रख दिया जो कभी उसने कमल को लिखा था। कमल परेशान नज़रों से वह पत्र पढ़ने लगा और फिर धीरे धीरे अंजना का समस्त जीवन उस पर प्रकट हो गया। पत्र पढ़कर वह विचित्र बहकी बहकी नज़रों से अपने पिता और शांति देवी की ओर देखने लगा। हाँ कमल, यह सब कुछ उसने तुम्हें लिखा था, लेकिन यह पत्र डिप्टी साहब के हाथ लग गया और उन्होंने इसे तुम तक ना पहुंचने दिया। क्यों? कहीं सच्चाई जानकर तुम उसकी कठिन तपस्या को ना ठुकरा दो। यह आराधना थी उसकी तुम्हें पाने के लिए। कमल पत्र को पुनः पढ़ने लगा और केदार बाबू इसे विश्वास दिलाने लगे कि वह लड़की कल की भूल संवारने के लिए आज का पाप नहीं कर सकती। शांति देवी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा इस पत्र के आधार पर उस बेचारी की सहायता की जाए। उसे बनवारी और उस औरत के चंगुल से छुटकारा मिलना ही चाहिए। और फिर अगर यह सिद्ध न हो सका कि उनकी बहू मर चुकी है तो वह औरत इस घराने की सारी जायदाद की मालिक बन बैठेगी। कमल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने पत्र को मुट्ठी में भींच लिया और एक कोर पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। अंजना के कहे हुए शब्द बार बार उसके कानों से टकराने लगे। बाबूजी को जहर मैंने नहीं दिया। यह कलंक जो मुझ पर लगा है उसे किसी तरह बिटा दो, इसे किसी तरह बिटा दो। अचानक राजीव ने इसके इन विचारों का क्रम भंग कर दिया। वह भागता हुआ भीतर आया और सीधा उसकी गोद में जा छिपा। शायद रमिया और वह आंख मिचौली खेल रहे थे। रमिया भी भागी भागी भीतर आई और फिर ठिठक कर बोली, बाबूजी बाबूजी, इसके हाथों में से ले लीजिए। क्या? वह कांच की शीशी मुंह में लग जाएगी। कमल ने राजीव को प्यार से अपने वश में किया और उसके हाथों से वह शीशी ले ली जिसे वह खेल रहा था। यह वही शीशी थी जो बनवारी ने गोलियां दूध में डालने के बाद खिड़की से बाहर फेंक दी थी। उसे हाथ में लेकर कमल को कुछ संदेह हुआ और वह गौर से उस पर लगे लेबल को पढ़ने लगा। फिर तिरछी नज़रों से रमिया की ओर देखकर बोला, यह तुम्हें कहाँ से मिली? रसोई घर के बाहर। कौन लाया था इसे? इसमें क्या था? मैं क्या जानूँ बाबूजी। रमिया, जब छोटी मालकिन रसोई घर से दूध लेकर निकली तो यह शीशी कहाँ थी? मुझे नहीं मालूम बाबूजी, लेकिन दूध तो मैं लाई थी रसोई घर से। तो बाबूजी को दूध किसने दिया? बीवी जी ने। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तुम रसोई घर से दूध लेकर गई तो दूध ले जाने से पहले तुमने इस शीशी का जहर दूध में मिला दिया। नहीं बाबूजी नहीं, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। राम कसम, मैंने ऐसा नहीं किया, उसने बौखलाकर कहा। दूसरा कौन था तुम्हारे पास? बनवारी, वह उसी बौखलाहट में कह गई। वह वहाँ क्या कर रहा था? अब केदार बाबू ने प्रश्न किया। जी, वह मेरे लिए धानी चुनरिया लेकर आया था बस। ओह, तो तुम लोगों की पुरानी पहचान है। नहीं बाबूजी, वह तो बीबी जी के दर्शनों को आता था। बकवास बंद करो, सच सच बताओ, यह दवा उस दूध में किसने मिलाई?
कमल ने रम्या की चोटी से पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए पूछा। वह चिल्लाने लगी कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम और फिर वह कस्में खाने लगी। कमल ने निराश होकर उसे छोड़ दिया और वह राजीव को लेकर बाहर चली गई। इसमें जरूर बनवारी का हाथ है कमल, केदार बाबू ने कहा। हाँ बेटे, अगर वह निर्दोष बच सकती है तो मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी, शांति देवी ने गिड़गिड़ाकर कहा। कमल ने, जो अभी तक किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, उनकी ओर मौन नजरों से देखा। फिर उसने सावधानी से वह शीशी अपने कोट की जेब में रख ली और बाहर निकल गया। केदारनाथ और शांति देवी उसे देखते ही रह गए। कमल वहां से सीधा राकेश की दुकान पर पहुंचा। वह काउंटर पर खड़ा किसी ग्राहक को दवाइयां दे रहा था। कमल ने उसे हेलो कहा और दूसरे कोने में जा खड़ा हुआ। राकेश ग्राहक से निपटते ही कमल के पास आया और मुस्कुराकर बोला, आज रास्ता कैसे भूल पड़े? एक दवा की जरूरत थी। उसने वह शीशी जेब से निकालकर सामने रख दी। राकेश ने लेबल पढ़ते ही कहा, यह तो नींद के लिए है। हाँ दोस्त, आजकल नींद नहीं आती, लेकिन यह दवा तो डॉक्टर के नुस्खे के बिना नहीं दी जा सकती। अरे ऐसा भी क्या, मैं कोई अजनबी तो नहीं हूँ। लेकिन दोस्ती के लिए कानून कैसे तोड़ा जा सकता है? यह दवा कोई आम दवा नहीं है। डॉक्टरी नुस्खे के बिना बेचना जुर्म है। क्या इस दवा से किसी की मौत भी हो सकती है? क्यों नहीं, अगर कोई 10-12 गोलियां एक साथ ले। लेकिन तो एक बात सुनो राकेश, क्या डिप्टी साहब की मौत इन्हीं गोलियों से हुई है? ओह, तो क्या यह भी सच है कि यह काम उनकी बहू ने किया है? हाँ, और वह वाकई अंजू ही है, तुम्हारी क्लास फेलो, जिसे तुम उस दिन पहचान गए थे। लेकिन वह गोल कर गई थी। तभी कहूँ, आज तक धोखा नहीं कहा यार ने। कहाँ है वह? पुलिस की हिरासत में। क्यों? कॉलेज के दिनों में तो वह बड़ी सीधी सादी लड़की थी। यह कहने के बाद वह भीतर से कॉलेज का ग्रुप फोटो निकाल लाया और उसमें खड़ी वह लड़की दिखाने लगा, जो 2 वर्ष पहले की अंजना थी। कमल ने ध्यान से वह ग्रुप फोटो देखा और सभी चेहरों पर नजर डालते हुए उससे पूछा, पूनम नाम की कोई भी लड़की पढ़ती थी तुम्हारे साथ? नहीं, वह हमसे 1 साल पीछे थी, लेकिन शादी के बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया था। क्षण भर के लिए कमल चुप रहा, फिर ग्रुप फोटो की ओर देखकर बोला, तुमने कॉलेज कब छोड़ा? 3rd ईयर में, बीए ना कर सका। और अंजना? वह तो कॉलेज की योग्य लड़कियों में से थी और शायद बीए भी किया था उसने। कमल ने तुरंत बात बदल दी और गोलियों की खाली शीशी को हाथ में नचाते हुए बोला, हाँ तो राकेश, डिप्टी साहब की मौत इन्हीं गोलियों से हुई है। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा मतलब है ये गोलियां खाने का। नहीं, मैं तो ये जानने के लिए यहाँ आया हूँ कि अगर वह दवा नुस्खे के बिना नहीं मिल सकती तो अंजना इसे तुम्हारी दुकान से कैसे ले गई? कौन कहता है कि वह ले गई? उसे तो मेरी दुकान की शक्ल देखे भी 1 महीना हो गया है। तो फिर इसे कौन ले जा सकता है? कोई भी। यह कैसे संभव हो सकता है कि शीशी देखकर मैं ग्राहक को पहचान जाऊं? लेकिन अपने रिकॉर्ड से नुस्खा तो निकाल सकते हो तुम। उससे क्या होगा? शायद एक निर्दोष की जान बच जाए। यानी अंजना की, वह निर्दोष है क्या? हाँ, अगर तुम साबित कर दो कि यह दवा की शीशी तुमसे कौन ले गया था। लेकिन तारीख दिन, यही कोई 8-10 दिन पहले। राकेश ने झट से रिकॉर्ड की फाइल उठाई और उसमें से नुस्खे छांटने लगा। यह दवा कम बिकती थी, इसलिए वह नुस्खा ढूंढने में देर न लगी। कुछ दिन पहले का नुस्खा उसके हाथ में आ गया, जिसे तुरंत ही कमल ने उसे झपट लिया और गौर से पढ़ने लगा। नुस्खा शबनम के नाम का था और उसे डॉक्टर काशीनाथ ने लिखा था। कमल ने डॉक्टर काशीनाथ का पता पढ़ा और वह नुस्खा अपने पास रखना चाहा। इस पर राकेश ने मना करते हुए कहा, कमल, तुम सिर्फ पता नोट कर लो, नुस्खा रहने दो, ताकि डॉक्टर गवाह बनने से इनकार ना कर दे। राकेश की बात उसकी समझ में आ गई। उसने नुस्खा लौटा दिया और उससे आज्ञा चाहता हूँ कहकर अपनी मुहिम पर निकल पड़ा। वहाँ से सीधा वह डॉक्टर काशीनाथ के यहाँ पहुँचा, जो शहर की भीड़ भरी पुरानी आबादी में रहता था। छोटी मोटी गलियाँ पार करता हुआ वह उसके मकान पर जा पहुँचा। ढलान से ऊपर जाते ही गली के नुक्कड़ में उसका दवा खाना था। वह उसके बाहर रुक गया और ध्यान से उस तख्ती को पढ़ने लगा जिस पर डॉक्टर का नाम लिखा हुआ था। उसने शाम के अंधेरे में उस जीने की ओर देखा जो मकान की पहली मंजिल की ओर जाता था। डॉक्टर काशीनाथ का दवाखाना उसी मंजिल पर था। वह वहाँ गली के नुक्कड़ में खड़ा मन ही मन कोई बहाना सोचने लगा, जिसके आधार पर वह मशवरे के लिए ऊपर जा सके। सहसा गली की ढलान पर एक स्ट्रीट लैम्प के सहारे बनवारी को खड़ा देखकर वह चौंक पड़ा और फिर जल्दी से उसने अपने आप को अंधेरे में छिपा लिया। बनवारी बेचैनी से किसी की प्रतीक्षा कर रहा था और उसी बेचैनी में सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था और बार बार उसी ओर देख रहा था जिधर कमल खड़ा था। एकाएक बनवारी दवाखाने के जीने की ओर देखकर ठिठक गया। उसने होठों में दबाए हुए सिगरेट को पास की नाली में फेंक दिया और अपनी बेचैनियों को समेटे उस जीने तक चला आया
जिससे शबनम नीचे आ रही थी। कमल और भी सिमटकर खड़ा हो गया और उन दोनों की तरफ गहरी नज़रों से देखने लगा, जो किसी अज्ञात कारण से परेशान नजर आ रहे थे। क्यों, क्या हुआ? बनवारी ने निकट आते ही पूछा। डॉक्टर ने इनकार कर दिया। लेकिन तुमने सब कुछ कहा, लेकिन वह पैसे के लिए अपने उसूल तोड़ने को तैयार नहीं, शबनम ने गंभीरता से कहा और गली की पथरीली ढलान पर बढ़ने लगी। शबनम की बात सुनकर बनवारी के तन बदन में आग लग गई। वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ उसके पीछे पीछे चल दिया। कमल अंधेरे कोने से बाहर निकला और जीने के पास खड़े होकर उन दोनों की ओर देखने लगा, जो एक दूसरे के लिए अजनबी से बने हुए तेज तेज कदमों से ढलान पर चले जा रहे थे। उनकी बातचीत ने कमल को संदेह में डाल दिया था। वह देर तक खड़ा उनकी ओर देखता रहा। जब वे नज़रों से ओझल हो गए तो उसने भी रुख बदला और कुछ सोचकर जीना चढ़ गया। डॉक्टर काशीनाथ दवाखाना बंद करने जा रहा था कि नवागंतुक को भीतर आते देखकर वह रुक गया। आइए आइए, उसने कहा। कमल ने एक कुर्सी का सहारा लेते हुए कहा, डॉक्टर, आई नीड योर हेल्प। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मुझे एक नुस्खा चाहिए इन गोलियों के लिए। उसने जेब से वह शीशी निकाली और दिखाई। यह तो नींद के लिए है। जी हाँ, आजकल मुझे नींद नहीं आती, लेकिन ये गोलियां लेना कोई अच्छी आदत नहीं है। और फिर जब तक मैं अपना ब्लड टेस्ट नहीं कर लूँगा, मैं गोलियां नहीं दूंगा। क्या इनके इस्तेमाल से कोई खतरा है? खतरा ही नहीं, जान का खतरा है। अगर 8-10 गोलियां एक साथ ले ली जाएं, तो आदमी जान से हाथ धो बैठता है। आपने ठीक कहा डॉक्टर, डिप्टी साहब की मौत इन्हीं गोलियों से हुई है। क्या, लाला जगन्नाथ की? जी, और वह वही शीशी है जो उनके घर में पाई गई है। लेकिन आप? डॉक्टर ने संदिग्ध नज़रों से कमल की ओर देखा। घबराइए नहीं, मैं कोई पुलिस का आदमी नहीं हूँ। इसी इलाके का एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। कमल नाम है मेरा। लेकिन इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी सहायता? वह कैसे? यह बताकर कि शबनम कौन है। शबनम? डॉक्टर उलझन में पड़ गया। वह औरत जो अभी अभी आपके दवाखाने से गई है। मेरे लिए तो वह बस एक रोगी है। कैसी रोगी? मेरा मतलब है, क्या बीमारी है उसे? सॉरी, मैं एक डॉक्टर हूँ और किसी रोगी के बारे में इस तरह की बातें बताना उचित नहीं समझता। ठीक है, लेकिन यह भी तो सोचिए कि आपकी थोड़ी सी सहायता किसी को फांसी के फंदे से बचा सकती है। लेकिन उसकी बीमारी से डॉक्टर साहब की मौत का क्या संबंध हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इसी दवा से उनकी मौत हुई है, जिसे आपने इस औरत के लिए तजवीज़ किया था और जिसे 12 सितंबर को आपके नुस्खे पर नेशनल मेडिकल स्टोर से खरीदा गया। इस शीशी का नंबर उस नुस्खे पर मौजूद है। डॉक्टर काशीनाथ चुप हो गया और बड़े गौर से कमल के चेहरे को पढ़ने लगा, जो वास्तविकता जानने के लिए बेचैन था और किसी सीआईडी अफसर की तरह पूछताछ कर रहा था। जब डॉक्टर काफ़ी देर तक कुछ न बोला तो कमल ने उसे अंजना की गिरफ्तारी की पूरी घटना सुना दी और जैसे ही उसने भावुकता में बहकर अंजना के जीवन की भीख मांगी और यह बताया कि अब शबनम उस घराने की विधवा बहू होने का दावा कर रही है, डॉक्टर सटपटा गया और चिल्लाकर बोला, नहीं, यह कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? मेरा मतलब है कि वह उस घराने की विधवा बहू कैसे हो सकती है? यही तो मुझे सिद्ध करना है कि वह उनके बेटे की विधवा नहीं है। वह तो 1 बरस पहले गाड़ी की दुर्घटना में मर चुकी है। ओह आई सी, फिर तो यह काम बहुत ही आसान है। कैसे? लेकिन मिस्टर कमल, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी सहायता करते करते मैं किसी चक्कर में फंस जाऊं? कभी नहीं। यह तो एक इंसानी फ़र्ज होगा डॉक्टर। उस औरत को डिप्टी साहब की मौत से क्या संबंध है, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि वह विधवा नहीं है। वह कैसे? वह माँ बनने वाली है। डॉक्टर? कमल का यह सुनकर एकदम चौंक उठा और फिर डॉक्टर के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर वह उसको धन्यवाद देते हुए बोला, वह शायद इसलिए यहाँ आई थी, इलाज के लिए नहीं, बल्कि उस बच्चे को ख़त्म कराने के लिए। लेकिन आपने यह पाप करने से इनकार कर दिया। यस, यू आर राइट। लेकिन आपको यह कैसे मालूम हुआ? आपकी शराफत को देखकर, कमल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और नमस्ते कहकर बाहर जाने लगा। फिर जाते जाते रुककर बोला, डॉक्टर? डॉक्टर ने पलटकर उसकी ओर देखा। अगर आपको यही बात पुलिस वालों से कहनी पड़े तो क्या आप कह देंगे? क्यों नहीं, यह तो मेरा फ़र्ज़ है। डॉक्टर की बात सुनकर कमल की आंखों में चमक आ गई और वह श्रद्धा से सिर झुकाकर दवाखाने से बाहर निकल गया। डॉक्टर काशीनाथ ने बढ़कर उस खिड़की का सहारा लिया जो गली की ओर खुलती थी। किवाड़ बंद करने से पहले उसने देखा, कमल लगभग दौड़ता हुआ ढलान उतर रहा था। अध्याय 23। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी, लेकिन शबनम और बनवारी की आंखों में नींद न थी। बनवारी आज बेतहाशा शराब पी रहा था
और वह साकी बनी उसे जाम पर जाम दे रही थी। बनवारी ने उसे भी पिलानी चाही, लेकिन वह बराबर इनकार करती रही। डरती हो क्या? बनवारी ने हिचकी ली और उसके ओठों पर अपनी उंगली फेरते हुए पूछा। नहीं तो, डर किस बात का? कहीं पीली तो कोई नुकसान ना पहुंच जाए। बनवारी ने उसके पेट की ओर संकेत किया। अरे नहीं, डर तो बस एक बात का है कि कहीं तुम धोखा ना दे जाओ। वह क्यों? पुलिस वालों के सामने अंजू को अपनी बीवी जो मान लिया है तुमने। रही ना अनाड़ी की अनाड़ी। अरे माना ही तो है, ब्याह थोड़े ही रचा लिया है, बल्कि यह कहो कि एक ही तीर से मैंने 2 निशाने बांध लिए हैं। वह कैसे? जिसे बीवी माना है वह तो जीवन भर जेल में सड़ेगी, और जिसे अपनी माना है वह विधवा बनकर इतनी बड़ी जायदाद की मालिक बनकर मज़े करेगी। और कहीं यह पता चल गया मैं तुम्हारे बच्चे की। श्श्श। उसने तुरंत गिलास रखकर शबनम का मुंह बंद कर दिया और धीमी आवाज में बोला। धीरे, जानती नहीं दीवारों के भी कान होते हैं। वह तिरछी नज़रों से उसकी ओर देखने लगा और बनवारी उसकी इस अदा पर मुस्कुरा दिया। शबनम ने बढ़कर गिलास में और शराब डाल दी। इतनी ना पिलाओ शिब्बू के बहक जाऊं। बहक भी जाओ तो गम नहीं। क्यों? आज तो पिलाते पिलाते मेरा दिल ही बहक जाने को चाह रहा है। बनवारी उसकी इस बात पर कहकहा लगा उठा। शबनम ने भी उसका साथ दिया और फिर वे दोनों बेतहाशा हंसने लगे। सहसा दोनों की हंसी रुक गई और वे बुत से बनकर उस आवाज़ को सुनने लगे जिसने अचानक उनके हंसते क्षणों को छीन लिया था। कोई धीरे धीरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दोनों ने पलटकर पहले उस दरवाजे की ओर देखा और फिर एक दूसरे का मुंह निहारने लगे। इतनी रात गए भला कौन उनसे मिलने आ सकता था। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। बनवारी ने शराब से भरे गिलास को एक ही सांस में समाप्त कर दिया और लपककर दरवाज़ा खोलने को बढ़ा। शबनम भयभीत नज़रों से दरवाजे की ओर देखने लगी। दरवाज़ा खुलते ही बनवारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। शबनम भी अपने स्थान पर उछल पड़ी। दरवाजे के बाहर अंजना खड़ी थी, मौन, गंभीर। अंजू तुम? बनवारी के मुंह से निकला। अंजना चुपचाप भीतर चली आई। बनवारी ने बाहर फैले हुए अंधकार में नजरें दौड़ाईं, लेकिन किसी को करीब न देखकर झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब अंजना चुपचाप खड़ी शबनम की ओर देख रही थी। शबनम ने अपने अर्धनग्न शरीर को ढांपने का असफल प्रयास किया और टुकुर टुकुर अंजना की ओर देखने लगी। घबराओ नहीं शबनम, मैं तुमसे कुछ छीनने नहीं, बल्कि तुम्हारा हक तुम्हें लौटाने आई हूँ। लेकिन तुम तो पुलिस की हिरासत में थीं, बनवारी ने बीच में पड़ते हुए कहा। हाँ, लेकिन अब उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। वह कैसे? असली हत्यारे को पकड़कर। कौन है वह? बनवारी ने थरथराते ओंठ सूख गए और चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अंजना क्षणभर के लिए मौन रही और फिर उसकी घबराहट का अनुमान लगाती हुई बोली, रमिया। रमिया? बनवारी ने दोहराया और रूमाल से माथे पर आया हुआ पसीना पोंछने लगा। हाँ रमिया, उसी ने वह जहर बाबूजी के दूध में मिलाया था। जहर की खाली शीशी रसोई घर के बाहर पड़ी हुई मिल गई है। ओह, लेकिन वह भला क्यों जहर मिलाने लगी? आखिर उससे मिल क्या जाता? यह जानना तो पुलिस वालों का काम है। हाँ, उन्हें संदेह है कि जहर उसने अकेले नहीं दिया, उसका कोई साथी भी है। होगा, मुझे इससे क्या? लेकिन रमिया ने तुम्हारा नाम लिया है। वह झूठ है। वह बौखला उठा। भगवान करे यह झूठ हो बनवारी। और अंजना ने भड़कर उसके कंधे का सहारा ले लिया। शबनम को उसका यह रंग ढंग अच्छा न लगा। अब तक वह चुपचाप बैठी यह सब देख सुन रही थी, लेकिन अब से रहा ना गया। वह भूखी बिल्ली की तरह उस पर झपटी और से बनवारी से अलग करती हुई बोली, आज अचानक तुम्हें इससे इतनी हमदर्दी क्यों होने लगी? वाह, मुझे ही घायल करके मुझी से सवाल किया कि दर्द क्यों हुआ? देखो अंजू, इस तरह बनने से काम ना चलेगा। साफ साफ कहो यहाँ क्यों आई हो? बाबूजी की जायदाद का दावा करके सो तुमने मुझे बेघर कर दिया। क्या मेरे बनवारी को भी मुझसे छीनना चाहती हो? अंजू, बनवारी ने कपकपाती आवाज़ में कहा। हाँ बनवारी, याद है एक दिन ऐसी ही एक अंधेरी रात को तुमने इसके कारण मुझे ठुकरा दिया था, लेकिन आज तुम कहना क्या चाहती हो? दिल की वह बात जो आज तक ना कह सकी। आज जब सारी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है तो क्या तुम मुझे सहारा नहीं दोगे? वह सजल नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए बोली और उसने फिर आगे बढ़कर उसके बाजू का सहारा ले लिया। शबनम यह देखकर भिन्ना गई। उधर बनवारी अंजना के इस व्यवहार से विचित्र असमंजस में पड़ गया। अंजना फिर गिड़गिड़ाकर बोली, बनवारी, पुलिस को संदेह है कि यह हत्या तुमने की है। रमिया ने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा नाम ले लिया है। वह कहती है कि जिस रात डिप्टी साहब की हत्या हुई उस रात तुम उससे मिलने गए थे। यह झूठ है, वह सटपटाकर बोला। मैं कब कहती हूँ कि यह सच है? मैं तो जानती हूँ कि तुम उस रात मुझसे नहीं मिले, लेकिन तुम्हारा अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। आओ हम दोनों यहाँ से भाग चलें। यह इतना आसान ना होगा अंजू।
मेरे होते तुम बनवारी को छू नहीं सकती। और शबनम जहरीली नागिन की तरह बल खाकर उनके सामने खड़ी हो गई। याद है शबनम, एक दिन इसी तरह तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था। और अब तुम मेरी मोहब्बत को छीनने आई हो? नहीं, अपना हक लेने आई हूँ। अब तो सारी दुनिया जानती है कि यह मेरा पति है और तुम डिप्टी साहब की बहू हो। अब तो कानून भी मेरा गवाह है। नहीं, यह झूठ है। बनवारी मेरा है, मेरा। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। वाह शबनम वाह, तुमने इस घराने की बहू होने का दावा करके मेरा सब कुछ छीन लिया और मैंने उफ तक ना की। और अब जब मैं अपना हक लेने आई हूँ तो तुम उसकी भी मालिक बन बैठी। इसमें ज़रूर कोई चाल है तुम्हारी। कल तक तुम उससे नफरत करती थीं और आज अचानक प्यार उमड़ आया तुम्हारे दिल में। अगर तुम अचानक इतनी बड़ी जायदाद की मालिक बन सकती हो तो क्या मैं इसे अपना नहीं अपना सकती? मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है इसकी पत्नी बनने से। और यह कहते हुए अंजना ने बनवारी को अपने करीब खींच लिया और इसी प्रकार खींचती हुई दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। शबनम से यह सब ना सहन हो सका। उसने झपटकर उनका रास्ता रोक लिया और बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम मेरी दुनिया में आग लगाने आई हो। बनवारी अब किसी का नहीं हो सकता, वह मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। शिब्बू, बनवारी जोर से चिल्लाया और धड़ाक से उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद कुछ क्षणों के लिए कमरे में सन्नाटा सा छा गया और हर किसी ने कांपती हुई नज़रों से एक दूसरे की ओर देखा। बनवारी क्रोध तथा लज्जावश अपनी उंगलियों को दांतों तले चबा रहा था। अंजना ने आश्चर्य से बारी बारी उनकी ओर देखा और फिर धीमे स्वर में बोली, क्या यह सच है बनवारी? बनवारी ने एक तीखी नज़र अंजना पर डाली, सोफे पर पड़ा हुआ अपना कोट उठाया, कंधे पर डाला और अंजू की बात का उत्तर देने की बजाय गुस्से से कंधा झटककर बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। अंजना तो उसकी ओर देखती हुई चुपचाप खड़ी रही, लेकिन जो ही बनवारी ने दरवाज़ा खुलना चाहा, शबनम ने तड़पकर उसे अपनी पकड़ में ले लिया। बनवारी ने पूरे जोर से उसे परे धकेलकर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वह धक से रह गया। उसके सामने इंस्पेक्टर तिवारी, कमल और 2 सब इंस्पेक्टर खड़े थे। बनवारी ने कपकपाती नज़रों से पहले उनकी ओर और फिर अंजना की ओर देखा, जो बड़ी मजबूती से अपने स्थान पर खड़ी थी। आज उसने बनवारी से जीवन भर का बदला ले लिया था। कानून से बच निकलना इतना आसान नहीं है बनवारी, इंस्पेक्टर तिवारी ने कहा। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं अपनी जिम्मेदारी खूब समझता हूँ, उसने पिस्तौल तानकर कहा और फिर जरा रुककर बोला, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? मैंने क्या अपराध किया है? डिप्टी जगन्नाथ की हत्या और उनकी जायदाद हड़पने की साजिश। फिर इंस्पेक्टर तिवारी ने अपने सहायक को इशारा किया और वह हथकड़ी लिए हुए बनवारी की ओर बढ़ा। शबनम, जो बुत बनी, यह सब देख रही थी। बनवारी के भाग्य का निर्णय सुनकर चुपके से बाथरूम की ओर जाने लगी, लेकिन तिवारी ने उसे वहीं रोक लिया। श्रीमती जी, आप भी? नहीं नहीं, वह चिल्लाकर भागने लगी। 2 सिपाहियों ने लपककर उसे अपनी पकड़ में ले लिया और घसीटकर बनवारी के बराबर ला खड़ा किया। वाह, इतनी बेरुखी! सुना है मोहब्बत करने वाले कयामत तक एक दूसरे का साथ देते हैं। आप तो सिर्फ जेल से डर गई, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा। शबनम शटपटाकर रह गई और फिर तिवारी का इशारा पाकर दोनों पुलिस के हमराह हो लिए। उनके जाने के बाद जब अंजना भी उनके पीछे पीछे जाने लगी तो एक कोने में खड़े कमल को देखकर उसके कदम रुक गए। अंजना ने पलटकर उसकी ओर देखा। वह इत्मीनान से खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। वह उसके निकट जाकर धीरे से बोली, मेरे पास शब्द नहीं है जो आपको धन्यवाद दे सकूं। किस बात का? यह जो आपने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। कैसा एहसान? मेरे माथे पर से कलंक का टीका मिटाकर, नहीं तो दुनिया वाले मुझी को बाबूजी का हत्यारा समझते। अंजू, वह बस इतना ही कह सका और अंजना अपना चेहरा आंचल में छिपाए पुलिस वालों के पीछे चली गई। वह तेज तेज कदम उठाती चली जा रही थी और कमल अपनी जगह पर बुत बना खड़ा था। दूसरे दिन अभी सुबह का सूरज पहाड़ों की चोटियों पर नहीं उभरा था कि कमल की जीप गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर आ रुकी। वह तेजी से उतरा और सीधा इंस्पेक्टर तिवारी के कमरे में जा पहुंचा। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, कमल ने कमरे में प्रवेश करते ही इंस्पेक्टर से कहा, जो सुबह की चाय पी रहा था। आओ आओ, आज सुबह ही सुबह कैसे? सोचा कल रात को मौका नहीं मिला, अब शुक्रिया अदा कर आऊं। शुक्रिया तो हम पुलिस वालों को करना चाहिए तुम्हारा, जो असली अपराधियों को पकड़ने में हमारी मदद की और एक निर्दोष को बचा लिया। यह तो मेरा कर्तव्य था इंस्पेक्टर, वह चमककर बोला। और फिर बात बदलते हुए उसने पूछा, अंजना कहाँ है? उसे रिहा कर दिया गया है। कब? थोड़ी देर पहले। तो अब कहाँ गई वह? कुछ बताया नहीं, इतना ज़रूर पूछ रही थी कि काठगोदाम की बस कितने बजे जाती है। ओ आई सी। कमल तुरंत कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ और इजाज़त लिए बिना ही कमरे से बाहर निकल गया।
तिवारी चकित सा उसकी ओर देखता रह गया। कमल अपनी जीप गाड़ी में बैठा नैनी झील के किनारे किनारे अंजना की तलाश में जा रहा था। उसे विश्वास था कि वह अवश्य उसे पालेगा। कुछ देर के बाद उसे दूर सड़क के बाएं किनारे पर एक सफ़ेद साया सा बढ़ता नजर आया। उसका अनुमान गलत नहीं था। वह जो उसके निकट आ रहा था उसे उस साए पर अंजना के अस्तित्व का विश्वास होता जा रहा था। आखिर करीब पहुंचकर उसने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। जीप गाड़ी के ब्रेक की चीख सुनकर अंजना वहीं ठिठक कर खड़ी हो गई। उसे लगा जैसे वह चीख उसके भीतर की सारी पीड़ा समेटकर बाहर ले आई हो। उसने पलटकर कमल की ओर देखा जो उछलकर जीप गाड़ी से नीचे उतर आया था और अब उसी की ओर देख रहा था। अंजना ने मुंह फेर लिया और झील के उस पानी की ओर देखने लगी जिस पर सुबह की हवा के झोंकों ने सरगम सी छेड़ रखी थी। कहाँ जा रही हो अंजू? कमल ने पास आकर पूछा। यह तो मैं स्वयं भी नहीं जानती, उसने उसी प्रकार झील की ओर देखते हुए कहा। आखिर कोई मंजिल तो होगी। मंजिल तो मैं कब की खो चुकी। तो मेरी एक बात मान लो। क्या? किसी ऐसे साथी को साथ ले लो जो स्वयं खो गया हो। अंजना ने पलटकर कमल की ओर देखा और कुछ क्षणों तक चुपचाप देखती रही। आज कमल की आंखों में एक अनोखी चमक थी। एक नया अंदाज उमड़ आया था जो आज से पहले अंजना ने कभी नहीं देखा था। खड़ी क्या सोच रही हो? उस मुसाफिर का हाथ नहीं थामोगी जिसे तुमने एक दिन अपने द्वार पर दूल्हे के रूप में बुलवाया था? कमल, वह थरथराती आवाज में पुकार उठी। हाँ अंजू, मैं सब जान गया हूँ। जिन बंधनों को भगवान ना तोड़ सका, हम इंसान उन्हें कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन यह सब कुछ तुमसे किसने कहा? तुम्हारी इन खामोश निगाहों ने, तुम्हारी इस परीक्षा ने, उस आराधना ने जो मिलन की घड़ियों के लिए पल पल तरसती रही। वह एक स्वप्न था जो मैंने देखा था। आज मैं उसी का स्वप्न फल बनकर आया हूँ। आओ अंजू, मेरे करीब आओ और अपनी दुखदाई यादों को मेरी छाती में इस तरह दफन कर दो कि वे फिर कभी सिर ना उठा सकें। और यह कहते कहते वह बिल्कुल निकट चला आया। अंजना जो एक भटके हुए राही की तरह खड़ी थी उसकी बात सुनकर पिघल गई। उसकी आंखों में छिपे हुए आंसू सितारों की तरह झिलमिला उठे। वह बड़ी बेबाकी से उसकी ओर बढ़ी और किसी अज्ञात प्रेरणा के वशीभूत उसने अपने आप को उसकी बाहों में गिरा दिया और अपना चेहरा उसकी छाती से लगाकर बच्चों की तरह फफक फफक कर रोने लगी। दूर शिव मंदिर की घंटियां नैनीताल की पहाड़ियों में गूंज रही थीं। वह लहराती हुई गूंज हवा के झोंकों के साथ आ आकर उनके कानों से टकराने लगी। कमल ने उसके बालों को उंगलियों से सहलाते हुए पूछा, आज मंदिर नहीं चलोगी अंजू? नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरा देवता अपना सिंहासन छोड़कर स्वयं मेरे मन मंदिर में आ बसा है। अब मैं क्या करूंगी वहां जाकर? कमल ने कसकर उसे अपने साथ लगा लिया और फिर उसे सहारा देकर जीप गाड़ी की ओर बढ़ चला। वादी में अभी तक मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। तो मित्रों, इस प्रकार गुलशन नंदा जी द्वारा लिखित कटी पतंग उपन्यास का चौथा और अंतिम भाग समाप्त हुआ और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो इस उपन्यास को, इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएं, कमेंट में हमें बताएं और हमारे चैनल पर और भी नॉवेल्स आप सुने जैसे चंद्रकांता, गोपाल राम घेमरी के उपन्यास, गुलशन नंदा, रानू और राजवंश के अन्य उपन्यास जो हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। धन्यवाद।